Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Am I audible? I welcome and prompt engineering. Let me introduce you guys to your tutor, Muhammad Zikriya Tariq. He is an expert AI developer. He will be guiding you all about the application and effective usage of AI in engineering and prompt engineering. I hope this session help you out. Over to him now. हेलो अस्सलाम वालेकुम एम आई ऑडिबल मैं सब Yes. कंफर्म कर दें आवाज़ सही आ रही ओके सो माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िक्री तारिक सो अभी ज़रा हम 2 मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं 5 मिनट पर यानी 5:05 पर हम अपनी ना स्टार्ट करेंगे तब तक मेरे ख्याल में सारे ज्वाइन कर लेंगे आपको ये सुन के शांति मिलेगी क्या दूल्हा के अकेले नहीं रहूंगा
मैं सरों ने ज्वाइन कर ली मोस्टली स्टूडेंट्स ने। जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। आई थिंक विल स्टार्ट। Okay, now first of all, I am Mohammad Zakaria Tariq and I am final year student of mechanical engineering. So आज सबसे पहले मैं एआई के बारे में थोड़ा सा यानी ना अपने लिए अपना बता दूं कि जब मैं अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर था तो मैंने तब से ज़रा एआई को ना सीखना शुरू किया था। तब ज़रा ज़्यादा ही नहीं नया नया आया हुआ था, इतने सारे टूल्स भी नहीं आए हुए थे जितने आज हैं। तो तब से मैंने ज़रा ना खुद से ज़रा सीखना इसको स्टार्ट किया था। देन मैंने इसके अंदर फिर एक जो आपका जो किक्स है आपका यूईटी के अंदर ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, वहाँ पे मुझे इसकी इंटर्नशिप मिल गई, जहाँ मैंने मज़ीद इसके अंदर काम किया और फिर मैंने इसके अंदर खुद से भी यानी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए। अभी मेरा एफवाईपी भी एआई से काफ़ी ज़्यादा उसके रिलेटेड है। तो आज आपको इसका बेसिकली इंट्रो देना है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मैं थोड़ी सी बेसिक्स आपको आज सिखाऊंगा और बाकी जो सेशंस हैं इसके अंदर भी हम बाकी एआई को हम सीखेंगे और इसका ज़्यादा जो फोकस होगा वो प्रैक्टिकल यूज़ के ऊपर होगा। ज़्यादा हम थ्योरेटिकल इसके अंदर नहीं जाएंगे, ये मैं अपनी बता दूँ। और बाकी मैंने अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, वो मैं ज़रा शेयर करता हूँ। ओके, एक सेकेंड। तो अच्छा, अब ये शेयर हो रही है इसमें? यस। अच्छा। अच्छा मैथ्स, मुझे आप ये बताओगे अभी यानी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं? स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ना यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स। 32 स्टूडेंट्स है और ये मैक्सिमम यानी कौन से सेशन के ज़्यादा हैं? कोई स्टैट्स आपके पास हैं? स्टैट्स तो नहीं है लेकिन मैक्स 25 से और 24 सेशन से ही हैं। ओके, 25 सेशन है, 24 सेशन। तो अब में यानी कोई वॉलंटरली खुद से बताना चाहेगा कि ये क्या है, उसको उनको यानी क्या समझ है ये के बारे में और वो इस वर्कशॉप में क्या यानी एक्सपेक्ट करने हैं, क्या वो लेके आए कि भाई हमें ये सिखाया जाएगा या उनके दिमाग में क्या है एआई के बारे में? कोई जरा अगर वॉलंटरली नहीं बताना चाहे तो खुद से बताते, नहीं तो फिर मैं यहाँ से फिर मैं सिलेक्ट कर किसी से पूछ लेता हूँ। एनीवन? क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करो। ये हसन अब्दुल्ला, आपका माइक ऑन है? ओके सर यार, एक हैंड रेस करो, फिर मैं नाम बोलूंगा, फिर आप यानी अपना यानी माइक ऑन करना। मेरे ख्याल में सबसे पहले बासित ने हैंड रेस किया हुआ है। बासित, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इंट्रो पहले अपना जरा बताओ, यानी नाम और सेशन और डिपार्टमेंट बस। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है सर और मैं गुजरांवाला से हूँ। मैंने अभी यूएटी में अप्लाई ओके किया हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नेम नहीं आया। तकरीबन 1% का गैप है, तो इंशाल्लाह सेकंड में मेरा आ जाएगा ओके सर। एआई सर बेसिकली ये होती है कि हम इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनको हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके अंदर हम डाटा पहले से ट्रांसफ़र करते हैं और उनके अंदर हम एक एबिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो उसको यूज़ करके नए रिजल्ट्स को जो है वो
डिड्यूस करे उसमें से, और वो फिर हमें ओके, अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक वो दे। ठीक है। आपकी एक तो आप सबसे पहले आपने एक बताया कि इंटेलिजेंस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो इंटेलिजेंस क्या होती है? बेसिकली यही है सर कि प्रीवियस नॉलेज की बेसिस पे आप जो है वो फ्यूचर को वो कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं या डिड्यूस कर सकते हैं आपके ठीक है, रिजल्ट अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, मैं इसको मज़ीद क्लैरिफ़ाई करूँगा आगे। अब ये हसन अब्दाल, आप बताएँ। Sir, my name is Hassan Abdal and I'm from Sadiqabad district, Rahim Yar Khan. And I'm a student of mechanical engineering. तो सर मैं एआई के बारे में जितना जानता हूँ, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं किया हुआ है, तो उस लिहाज से मैं बता देता हूँ एआई है क्या। सर एआई असल में ना डाटा को समझता है। जैसे कि हम कोई भी उसको इनपुट देते हैं ना, तो वो उस डाटा के पैटर्न को समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो जनरेट करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भाई ए है, बी है, उसके बाद आप इजीली समझ जाएंगे, उसके बाद सी आएगा। इसी तरह वो पैटर्न को समझता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, कोई अगर कुछ कहना चाहे तो? ओके, ओके, मैं सर मेरा बताना स्क्रीन सही शेयर हो रही है? जी बिल्कुल सही शेयर है। चलो सही है। अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे कि एआई है क्या, फिर उसके बाद टाइप्स क्या है एआई की। आपको मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सारे ना कोई एक कॉपी पेंसिल बेशक रख लो साथ, ठीक है, अगर कुछ थोड़ा बहुत नोट करना हो ना। तो आज ज़्यादा हम प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो हमारा नेक्स्ट वीकेंड पे सेशन है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आप भी हैंड्स ऑन साथ साथ ना लैपटॉप के ऊपर करो मेरे साथ। तो आज बेशक ना थोड़ा नोट वगैरह करने के लिए पेंसिल पेपर रख लो अपने साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एआई है क्या, एआई की डेफिनेशन क्या है, फिर हम बात करेंगे टाइप्स क्या है एआई की, और फिर इसकी इसी टाइप्स के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिसकंसेप्शंस है टाइप्स को लेकर। फिर हम देखेंगे जो एक मशहूर एल्गोरिदम्स हैं एआई के, उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। फिर हम जाएंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर और समझेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या हैं। देन हम एंटर होंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर, और हम आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इंट्रो करेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होती क्या है? इंटेलिजेंस आपकी जो इंसान है उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या मतलब? यानी वो अवेयर है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑटोनमस और नॉन ऑटोनमस आता है। ऑटोनमस का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा जरा ना बोल के फिर मैं एंड पे सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऑटोनमस होता है कि ऐसी चीज जो अपने फैसले खुद ले सकती है। ठीक है, अपने सही और गलत का जिम्मेदार खुद। सेमी ऑटोनमस जो फैसले खुद नहीं ले सकती, वो कुछ हद तक तो काम खुद कर सकती है और कुछ हद तक उसको दूसरी किसी चीज के ऊपर रिलाय करने की जरूरत है। और नॉन ऑटोनमस जिसके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, यानी उसके पास कोई फैसला खुद लेने की इख्तियार नहीं है उसका। ठीक है, अब एआई मॉडल्स कहाँ फिट होते हैं? एआई मॉडल्स हमारे पास नॉन ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस और फुली ऑटोनमस की तरफ हम जा रहे हैं। यानी फुली ऑटोनमस मॉडल्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना। नॉन ऑटोनमस का क्या मतलब है? नॉन ऑटोनमस का मतलब ये है कि नॉन ऑटोनमस का मतलब ये है कि हम इंसान उसको यानी कमांड दे रहे हैं और वो सिर्फ उसी कमांड के इर्द गिर्द घूम रही है और उसी कमांड से वो अपना जो है रिस्पॉन्स को जनरेट करवा रही है। ठीक है, सेमी ऑटोनमस का क्या मतलब है? सेमी ऑटोनमस का मतलब है कि हम उसको एक कमांड दे रहे हैं, वो उस कमांड के ऊपर अपनी थिंकिंग भी कर रही है और फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। ठीक है, फुली ऑटोनमस का मतलब क्या है कि हमने उसको जो कमांड दी है वो उसके ऊपर हमारी थिंकिंग को नहीं देख रही, वो खुद ही सिर्फ अपनी थिंकिंग कर रही है और अपनी थिंकिंग के मुताबिक वो आंसर आपको निकाल रहे हैं। तो आज आपके जो जितने जो नॉर्मल एलएलएम्स मॉडल्स है ना, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल जेमिनी, फॉर एग्जांपल क्लॉड, ये सेमी ऑटोनमस किस्म के यानी बिहेवियर शो करते हैं और ज्यादातर ये आपके यानी कमांड के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अगर आपने सेमी ऑटोनमस, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है,
ये ऑटोनमस का जो मैंने आपको चीज दी वो समझा दी। अब इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस सोचने समझने की सलाहियत। इंटेलिजेंस इससे पहले किसके पास थी? इंसानों के पास, ठीक है। और जो आप देखोगे कि आपका जो जितने भी आपके जो एआई मॉडल्स है ना, वो सारे डिजाइन किस तरह किए गए हैं, वो सारे इंसान के जो ब्रेन है ना, उसी के जो नेटवर्क्स हैं उनको स्टडी करके, उनको डीकंस्ट्रक्ट करके आपके जो मॉडल्स हैं, उनके जो पैटर्न्स हैं, जो उनके आर्किटेक्चर्स हैं, वो सारे वो उसी के ऊपर डिजाइन किए गए हैं जिसपे आपका दिमाग काम करता है। तो आर्टिफिशियल क्या कहा गया है कि ये इंसानों वाली इंटेलिजेंस नहीं है, ये क्रिएट करता इंटेलिजेंस है। और ये कैसे क्रिएट करता है? ये आपकी जो रियल इंटेलिजेंस है, जो आपकी इंसानों की इंटेलिजेंस है, जो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है, उससे लर्न करके जो आपने एक आर्टिफिशियली एक आर्किटेक्चर क्रिएट किया है, ये वो है, ठीक है। अब थोड़ी सी ये जरा ना मोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब आसान लफ्जों में यहाँ क्या लिखा हुआ है? सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स टास्क विच नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। समझ लगी? यानी ऐसे टास्क जिसको नॉर्मली करने के लिए एक इंसान चाहिए। बड़ी सिंप्लीफाई करके एक डेफिनेशन लिखी गई है कि जिसको नॉर्मली एक इंसान ने करना था ना, उसको हमने कंप्यूटर के थ्रू करवाया। अब आप कह रहे हो यार पहले भी तो आप कंप्यूटर के थ्रू इतने सारे काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या फायदा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इससे पहले एक्सेल शीट्स थी, आपने जो डाटा आपका जो क्लर्क पहले रखता था अपने पास, अब वो डाटा आपके पास एक्सेल शीट्स के अंदर पड़ा हुआ है और आपके जो क्लर्क्स हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो आप तो पहले भी कंप्यूटर से काम करवा रहे हो, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। आपका जो काम पहले इंसान करता था, अब आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करके वो काम तो पहले भी करवा रहे हो। तो क्या सादी सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फिर फर्क क्या रहा? ठीक है ना। तो फर्क मैंने आपको बता दिया कि वो फर्क वो ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग का फर्क है। कि जब आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हो ना, जब आप उसको एक प्रोग्राम कर दो ना, उसने सारा प्रोग्राम आपके थिंकिंग के मुताबिक एग्जीक्यूट कर देना है। जहां एरर आएगा ना, उसने वहां आपको बता देना ये भाई मैं इससे आगे नहीं जा सकता, यहाँ एरर आ गया, इस एरर को ठीक करो फिर मैं आगे जाऊंगा। यानी कि आपके जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है ना, वो आपके पास नॉन ऑटोनमस होती है, ठीक है। उसके पास खुद कोई ऑटोनॉमी नहीं होती कि वो डिसीजन मेकिंग कर ले और वो उसके अंदर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर ले। आपके पास आज जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किसी ना किसी हद तक सेमी ऑटोनमस है, ठीक है ना। अब फुली ऑटोनमस है या नहीं है? अभी फुली ऑटोनमस नहीं है, ठीक है ना। अभी कोई भी फुली ऑटोनमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बिल्कुल अपनी थिंकिंग के ऊपर डिसीजन कर सके, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी भी उसको आपके प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ती है, जो आप चैट जीपीटी को कमांड देते हो, ठीक है ना, उसकी आप प्रॉम्प्ट की जरूरत है उसको। तो ये एक डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी कि सिंपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में फर्क क्या है ऑटोनमस का, ठीक है ना, कि वो ऑटोनमस और वो ऑटोनमस नहीं है, ठीक है ना। अब यह जो डेफिनेशन है वो बड़ी क्लियर है। सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स टास्क व्हिच नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो इतनी सी बात के अंदर? एनीवन? सवाल खोल के कर सकते हो, जब मैं अपने यानी पूछ लूँ ना एक एक स्लाइड के बाद, यानी मैं पूछ लूंगा, ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल आ रही है हमारे पास, फॉर एग्जांपल रिकग्नाइजिंग इमेजेस, ठीक है ना। आप जो नॉर्मल आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इमेजेस को रिकग्नाइज नहीं करवा सकते। अब ये होता कैसे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हो क्या रहा है थोड़ा सा वो चीज समझाने की मैं कोशिश की है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। अब थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। अब सिंबॉलिक एआई, सबसे पहले आपके पास जो एआई का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबको लगता है ये चैट जीपीटी जब आया ना 2022 के अंदर, तो ये एआई का सारा कॉन्सेप्ट तब से शुरू हो चुका है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके जो एआई का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके पास 1950 से एग्जिस्ट कर रहा है, और आपके पास सिंपल जो छोटे छोटे मॉडल्स है ना, वो आपके पास तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सबसे ज्यादा बेसिक तरीन मॉडल है ना लीनियर रिग्रेशन का, वो आपके पास तब से एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत पुराना। ये नहीं, आप यहाँ पे देखो सिंबॉलिक एआई जहाँ लिखा है, इसके ऊपर आपका जो हैंड कोडेड रूल्स एंड लॉजिक्स, ठीक है ना, आपका जो हैंड कोडेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप करते थे ना पूरा उसको। लेकिन मसला क्या था, यहाँ पे आपके जो ऑटोनॉमिटी थी ना, वो आपके पास बहुत ही कम थी। आपके पास बहुत ही कम सेमी ऑटोनमस थे, यानी वो बहुत ही कम थोड़े, यानी। फिर आपके पास 1990 के बाद आपके पास ना 2000 तक, 1990 से 2000 तक आपके पास जो है वो मशीन लर्निंग आने लग गई,
ठीक है ना। मशीन लर्निंग में क्या होता है, आपके पास हल्के हल्के एडवांस होने शुरू हो गए मॉडल। आपका जो मॉडल है ना, वो डाटा आपके पास जो एक्सेल शीट्स या किसी भी फॉर्म के अंदर आपके पास जो डाटा अवेलेबल था ना, उसके अंदर वाले जो पैटर्न्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करने लग गए, और हल्की हल्की उनके अंदर ना प्रिडिक्शन करने की सलाहियत उनके अंदर पैदा होने लग गई। ठीक है। इसके बाद आपके पास आगे 2000 के पास डीप लर्निंग आई। अब 2010 के बाद क्यों आई डीप लर्निंग? डीप लर्निंग से पहले बात सकती थी। तो क्या वजह है कि कहते हैं डीप लर्निंग जो है वो 2010 में ही आई? तो इसका जवाब है कि जो मसला आपके पास जो डेवलपमेंट के अंदर आता है ना, वो आपके पास कंप्यूट का आता है, आपके पास कंप्यूटेशनल पावर का आता है, आपके पास जो आपके जो सीपीयूज हैं कंप्यूटर के और जो आपके जीपीयूज हैं उनका मसला आता है। तो बेसिकली 2010 में या बल्कि 2008 से 2010 के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई आपके पास जीपीयूज के अंदर। उससे पहले जीपीयू का नामो निशान नहीं था। ठीक है। उससे पहले जो आप जो मशीन लर्निंग और जो पीछे आपका सिंबॉलिक एआई है ना, वो आप सारा सीपीयूज के ऊपर कर रहे थे। और जो आपके पास जितना अवेलेबल कंप्यूट था ना, कंप्यूट ने आपको कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत को, ठीक है ना, कंप्यूट था ना, वो आपके पास जो अवेलेबल था सीपीयूज का, वो वही एग्जिस्ट कर रहा था। 2010 के बाद आपके पास जीपीयूज आने शुरू हो गए, आपके पास जो कंप्यूटेशनल पावर है ना वो बढ़ गई। जब वो बढ़ गई तो उसके अंदर फिर आपके पास डीप लर्निंग आनी शुरू हो गई। अच्छा, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग होता है कि इसकी डेफिनेशन अगली स्लाइड पे लिखी है, तो वो मैं आपको साथ बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये देख लो, यानी बस देख लो कब आई हिस्ट्री अब ये। तो उसके बाद आपको जो, यानी ये बात याद रख लो बस यहाँ पे कि डीप लर्निंग के लिए आपको ज्यादा कंप्यूट चाहिए होता है, आपको ज्यादा कंप्यूटर की पावर चाहिए होती है। अगर आपके पास हल्का लैपटॉप है तो आप यानी डीप लर्निंग के मॉडल्स बड़े वाले ट्रेन नहीं कर सकते। हल्का फुल्का छोटा मोटा कोई मॉडल शायद ट्रेन हो जाए, लेकिन बड़े अच्छे वाले मॉडल्स आप जीपीयू के बगैर आप ट्रेन नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आगे 2020 के बाद जनरेटिव आई। जनरेटिव के अंदर आपको छोटे छोटे मॉडल्स आना शुरू हुए। 2020 के अंदर उन्होंने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, जो छोटे वाला जीपीटी 1 था। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स हुई, और 2022 के अंदर जो चैट जीपीटी आम आवाम के अंदर जो पब्लिक हुआ वो था जीपीटी 3। और वो आपको सबसे ज्यादा आपको पता है कि भाई उसके बारे में कि जब वो आया 2022 के अंदर, तो ये ब्रीफ सी हिस्ट्री मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है। अब एआई ऑलरेडी यूज, यानी आप लोग कहाँ कहाँ एआई यूज कर रहे हो, लेकिन शायद आपको पता भी ना हो कि आप वहाँ वहाँ एआई यूज कर रहे हो। सबसे पहले रिकमेंडेशन फीड्स। आपके पास जितनी आपको पास रिकमेंडेशंस आती है ना, नेटफ्लिक्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, जो भी चीज आपको कहता है ना सजेस्टेड फॉर यू, ठीक है ना, वो सारा एआई के थ्रू हो रहा है। ठीक है। और वो सारा उसके पीछे एआई टेक्नोलॉजी ही है। उसके अलावा आप कर ही नहीं सकते। आपके पास ना इतना उसके अंदर बीच में जाके सोशल मीडिया के जो ऐप के जो पैटर्न्स होते हैं आप उसको एनालाइज ही नहीं कर सकते। आपको उसके लिए एआई ही चाहिए। तो आपकी जितनी भी रिकमेंडेशन है कि आपके पास जो सजेशन आ रही होती है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, वो सारी आपके पास एआई के थ्रू आ रही होती है। सेकेंड थिंग इज फेस आईडी। फेस आईडी चाहे आपके अपने फोन के अंदर हो, चाहे आप किसी जगह एंट्री करवाते हो वहां पे फेस रिकग्निशन का लॉक लगाओ, ठीक है, या नादरा फेस आईडी हो, तो कोई किसी भी किस्म की फेस आईडी हो ना, फेस आईडी आप बगैर ए के मैच ही नहीं कर सकते। तीसरी चीज, ये तो सबसे ज्यादा आपने यूज की होगी, ऑटो करेक्ट। आपका जो ऑटो करेक्ट है वो किस तरह काम करता है, वो आपका एआई के थ्रू ही काम करता है। करेक्ट आप एआई के बगैर नहीं लगा सकते। ठीक है। अब चौथी चीज आपका वॉइस असिस्टेंट्स। वॉइस असिस्टेंट्स में आपके पास एलेक्सा हो गया, गूगल हो गया, जितने भी वॉइस असिस्टेंट्स आते हैं सारे आपके जो वॉइस है उसको रिकग्नाइज करते हैं और फिर उसके अंदर प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस के बाद आपको फिर रिजल्ट्स देते हैं। एंड देन सबसे ज्यादा आप जो वैसे यूज करते हो वो चैट जीपीटी या किसी भी किस्म का मॉडल होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो या किसी ने कोई बात कहनी हो? नहीं? चलो फिर हम ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। अब अगली स्लाइड है मेरे पास, डिफरेंस जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के अंदर। अब बेसिकली जो मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई थी ये इस तरह सीक्वेंस से आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ ये सर्कल के अंदर लिखा है। अब जरा इस सर्कल को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे बड़ा जो सर्कल है ना आपके पास, ये है आपके पास एआई, ये एआई का समंदर है। इसी के अंदर एक छोटा सा सबसेट है, इसको सेट समझ लो ना, जो आप सेट्स नहीं पढ़ते हैं, वेन डायग्राम समझो, वेन डायग्राम है। आपको जो सबसे बड़ी आपके पास आउटर सर्कल है ये आपके पास एआई का समंदर है। जो बीच का सर्कल है ये है आपके पास मशीन लर्निंग। फिर उसके बीच वाला सर्कल है
वो आपके पास डीप लर्निंग, फिर उसके पीछे आपके पास जनरेटिव एआई है। क्या समझे इसको देख के कि आपके पास जो मशीन लर्निंग है ना, वो एआई का पार्ट ही है, वो एआई के बाहर नहीं है कोई चीज़। और आपको जो डीप लर्निंग है ना, वो मशीन लर्निंग का पार्ट है। यानी आपके पास जब सारी मशीन लर्निंग डिस्कस करोगे ना, तो उसके अंदर ही डीप लर्निंग भी आ जाएगी और फिर उसी के अंदर जनरेटिव एआई आ जाएगी। तो ये सारे इस तरह पार्ट है। ये ऐसी बात नहीं कि एआई अलग चीज़ है, मशीन लर्निंग अलग चीज़ है, डीप लर्निंग अलग चीज़ है और जनरेटिव एआई अलग चीज़ है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ईच लेयर सिट्स इनसाइड द वन बिफोर इट, अ स्पेशलाइज्ड सबसेट, नॉट अ सेपरेट फील्ड। कि आप जितनी आपके पास बाकी फील्ड्स है ना, वो आपके पास दूसरी का सबसेट ही है। जिस तरह यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आप जब भी एआई को स्टडी करोगे आप ये डायग्राम लाजमी देखोगे इसको ना। जहाँ से भी आप कहीं और से भी कोर्स करोगे, कुछ भी और करोगे, तो ये डायग्राम आपको ना पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब वन लेयर एट अ टाइम। अब जो पिछली लेयर्स थी ना, ये पिछली लेयर्स थी। अब पहली चीज एआई। एआई क्या चीज है? मशीन्स दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है इसने। ठीक है, मशीन्स दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी जो मैंने पहले आपको बात बताई कि इंसान खुद से कॉन्शियस है, यानी खुद से फैसला लेने की ताकत रखता है। अब इस ताकत को, इस खुद से ऑटोनोमसली डिसीजन मेकिंग को हमने मशीन को देना था। तो एआई की एक जनरल डेफिनेशन क्या है? मशीन्स दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी जो इंसान की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसको मिमिक करती है। सेकेंडली, मशीन लर्निंग, सिस्टम्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड रूल्स। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि आपके पास जो डेटा है ना, अगर फर्ज करो आपने पहले उसको एनालाइज करना होता ना, तो आप क्या करते? पाइथन के अंदर, पाइथन किस किस को आती है, जरा हैंड रेज करो। किस किस को पाइथन आती है? थोड़ी बहुत भी बेशक, किसी को भी नहीं आती यहाँ पे पाइथन। तो मैंने करना आपके कोर्स में भी थी, अगर 24 सेशन वाले हैं। ओके, ठीक है, यानी पाइथन तो आपको आनी चाहिए अगर आपने एआई के अंदर भी काम करना है। तो एआई को सीखने के लिए आपको पाइथन के लिए ना काफ़ी ज़रूरी है और आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो बेसिकली अगर आप पहले इसको एनालाइज करते ना अपने डेटा को, तो आप क्या करते? पाइथन का एक कोड रखते, ठीक है ना, कोड लिखते और आप उसको कहते हैं एनालाइज कर दो उसको या किस तरह कर दो। लेकिन उसकी भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो किस हद तक कर सकते, किस हद तक नहीं। सिस्टम्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा, यानी उस डेटा को, जो आपका डेटा है ना, उसको सीख सकते हैं। ठीक है ना, जो आपकी जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें सीखने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन जो आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है ना, उसके अंदर आपके पास सीखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, और वो क्या करता है? उसको सीखता है और उसको सीख के फिर उसके ऊपर आपका जो एनालिसिस है या आपने जो भी करना है, उसकी प्रिडिक्शन करनी है या कुछ भी करना है, वो आपको उसके ऊपर हेल्प कर देगा। तीसरी चीज, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग यूजिंग, ये एमएल मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग यूजिंग लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। अब बेसिकली जब आप डेटा लेते हो ना, आप डेटा के ऊपर कहते हो यार मैंने इसको एनालिसिस करना है एआई के थ्रू, तो सबसे आसान चीज आप उसके ऊपर को मशीन लर्निंग का मॉडल लगा दो। मॉडल क्या होता है? ठीक है, अब आपको अच्छा मुझे ये बताओ फंक्शन क्या होता है? ये कौन बताएगा? एनीवन? कोई भी माइक खोल के बता दे जल्दी से, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कोई एक इनपुट दें और उससे आउटपुट्स जनरेट कर लें। एग्जैक्टली यही होता है। सो बेसिकली एक फंक्शन क्या होता है कि जिसको आप एक इनपुट दें और आप उसे एक आउटपुट ले लें, और बीच में जो फंक्शन करता है वो प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, अब ए बेसिकली क्या होता है, ये मॉडल क्या होता है, ए एल्गोरिथम क्या होता है? बेसिकली फंक्शन ही होता है। ठीक है ना, चाहे फंक्शन बोलो, चाहे एआई मॉडल बोलो, चाहे एआई एल्गोरिथम बोलो, एक ही बात है। बेसिकली काम क्या कर रहे हो? इनपुट दे रहे हो और आउटपुट निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप गए हो चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर आपने एक प्रॉम्प्ट दिया उसको, ठीक है ना, आपने एक इनपुट दे दी, साथ आपने अपनी फाइल अपलोड कर दी उसके ऊपर कि भाई ये मुझे सीपी मिली है, ठीक है ना, ये सीपी करके दे दो मुझे। साथ आपने अपनी जो है प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट दे दिया। ये बेसिकली क्या होगी? सीपी की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फाइल होगी,
जावा होगा, ये दोनों चीजें आपने की इनपुट दे दी उसको, बीच में वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा और बाद में वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब मशीन लर्निंग में क्या है, आपका जो सिंपल डाटा है, आपने उसको अपना डाटा दे दिया मशीन लर्निंग मॉडल को, उसने प्रोसेसिंग की और आपको एक आउटपुट में क्या दे दिया, एक मॉडल दे दिया। ठीक है ना, एक आउटपुट आप, उसने आपको एक आउटपुट दे दी। ठीक है ना, उसने आपको एक वाई जो आपने चीज प्रिडिक्ट करवानी थी ना, वो चीज उसने दे दी। ठीक है ना, अब बीच में बेसिकली आपको इसका फायदा क्या होता है कि आपने एक इनपुट लेके एक आउटपुट ले ली ना, लेकिन बीच में आपको मॉडल भी आपका ट्रेन हो गया। अब हुआ कैसे कि आपने एक, फर्ज करो आपको से एक्सेल शीट के अंदर डाटा है, आपने वो डाटा एक मॉडल को दे दिया। ठीक है, अब जब आपने वो डाटा एक मॉडल को दे दिया ना, तो मॉडल ने आपको आउटपुट भी दे दिया। लेकिन इसमें आपको फायदा क्या हुआ कि जो वो बीच वाला मॉडल है ना, उसने सिर्फ आपको आउटपुट नहीं दी, उसने उस डाटा को सीख पे लिया, उसको लर्न कर लिया, उसके अंदर जितने पैटर्न्स थे ना, उसने वो सारे सीख लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, उसमें लोएस्ट वैल्यू कितनी है, उसके अंदर मीन उसका कहाँ पे जा रहा है, उसका मीडियन कहाँ पे जा रहा है, जितने भी स्टेटिस्टिकल उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी ना, उसने वो सारी सीख भी ली। तो बेसिकली आपका फायदा क्या हुआ, एक तो आपको वो आउटपुट मिल गई, तो आपको वो मॉडल मिल गया, आपको फिलहाल वो आउटपुट नहीं चाहिए होती, क्योंकि आउटपुट आपको एक दफा काम आएगी, लेकिन वो मॉडल आपको बार बार काम आएगा। आपने क्या किया, यस सर, हैंड रेज किया आपने। सर जब हम किसी एआई को हम कोई टास्क देते हैं और वो उस टास्क से कुछ सीखता है, तो वो मशीन लर्निंग में आएगा या डीप लर्निंग में आएगा? मैं बताता हूँ आपको, दोनों में आएगा। ठीक है, मैं भी ये अभी मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में मॉडल की बात समझा रहा था। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको एक इनपुट दे दी, इनपुट के बाद आपने उससे एक मॉडल ने अपनी उसकी प्रोसेसिंग की और उसने आपको एक आउटपुट दे दी। ठीक है, अब आपके पास फायदा क्या हुआ, आपने एक डाटा देके उसकी आउटपुट निकलवा ली, लेकिन वो फिलहाल आपके लिए वो आउटपुट काम की नहीं है। आउटपुट क्यों काम की नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सेंटर मॉडल काम का है। क्यों, क्योंकि उसने आपका डाटा लर्न कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, आपको वो मॉडल चाहिए, आपने वो मॉडल बीच में से निकाल लिया। फिर आपने क्यों निकाला, ताकि आप जब फ्यूचर में उसको नया डाटा, सिमिलर टाइप ऑफ नया डाटा, यानी आपका जो नया डाटा होना चाहिए वो पहले जिसके ऊपर ट्रेन हुआ ना, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो आपने वो मॉडल निकाल लिया, ताकि जब आप उसको फ्यूचर में नया डाटा, सिमिलर टाइप ऑफ न्यू डाटा जब आप उसको दें, तो वो आपको उसकी सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट दे दे। तो बेसिकली आपका वो मॉडल काम का है। अब ये मॉडल मशीन लर्निंग का मॉडल भी हो सकता है, ये मॉडल डीप लर्निंग का मॉडल भी हो सकता है, ये मॉडल जनरेटिव एआई का मॉडल भी हो सकता है, जैसे चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी ने क्या किया हुआ है, चैट जीपीटी को बहुत सारा डाटा फीड कर दिया, उसने वो डाटा का जो पैटर्न्स है ना सारे अंदर के, वो लर्न कर लिए। ठीक है ना, अब उसने वो समझ लिया, यानी उसने अपना एक दिमाग बना लिया, उसके पास एक ब्रेन आ गया। ठीक है ना, ताकि वो अपनी थिंकिंग कर सके उस डाटा के बेस के ऊपर, उन पैटर्न्स की बेस के ऊपर। जब उसने वो लर्निंग कर ली, ठीक है, अब आपको वो उन्होंने वो मॉडल दे दिया, आपको उन्होंने वो डाटा नहीं दिया जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। आपको उन्होंने जो चैट जीपीटी की जो ओपन एआई है ना, जो उसकी फर्म है, उन्होंने आपको वो मॉडल दे दिया। अब आप क्या करते हो, आप उस मॉडल को नया डाटा देते हो और उसके अंदर से नई आउटपुट निकाल लेते हो। ठीक है ना, उन्होंने आपको अपने वाला डाटा नहीं दिया जिसके ऊपर उन्होंने मॉडल को ट्रेन किया। अब चैट जीपीटी तो बहुत बड़ा मॉडल है। ठीक है, अब हम छोटे लेवल के ऊपर मॉडल्स भी ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगले सेशन के अंदर, जो नेक्स्ट वीकेंड है उसके अंदर कुछ मॉडल भी ट्रेन करें, लेकिन फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, सिस्टम्स दैट लर्न फ्रॉम डाटा इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड रूल्स। ठीक है ना, यानी उस ऐसा मॉडल जो उसके पैटर्न्स है उसको लर्न कर सके, लेकिन जब ये डाटा जो आपका होता है उसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, इतने के वो आपके पास जो मशीन लर्निंग के जो सिंपल मॉडल्स है ना, वो उसके अंदर नहीं चल सकते। फिर आप क्या करते हो, आप एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हो और आप न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप करते हो। न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप करने का मतलब है कि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और फिर आपको ज्यादा अच्छी आउटपुट भी दे सकता है। तो बेसिकली नॉर्मल डेटा के लिए आपके पास मशीन लर्निंग, कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए आपके पास डीप लर्निंग। फिलहाल इतना याद रखो, फिर आगे हम देखेंगे डीप लर्निंग में फर्क क्या होता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दो डिफरेंसेस बताऊं, नॉर्मल डेटा के अंदर मशीन लर्निंग, कॉम्प्लेक्स डेटा के अंदर आपके पास डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में आपके पास एल्गोरिदम्स होते हैं, डीप लर्निंग में आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। बस ये दो मैंने आपको बता दी इसके डिफरेंसेस।
आखिरी चीज सब पे आते हैं जनरेटिव ए। जनरेटिव ए क्या है? मॉडल दैट क्रिएट न्यू टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो। ठीक है। अब शुरू में किसी ने डेफिनेशन दी थी कि भाई जो एआई है वो आपका डेटा को लर्न करता है और न्यू डेटा जनरेट कर देता है। ठीक है ना, उसके अंदर थोड़ा सा एरर था, मैंने उस टाइम करेक्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जरा करेक्शन देख लो कि जो आपके पास मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है ना, इसके अंदर कोई नया डेटा जनरेट नहीं होता। इसमें सिर्फ उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिडिक्शन होती है कि भाई ये इस रुख के अंदर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, डेटा इस डेटा का मीन इधर करके जा रहा है, ये आज इतना उठेगा, आज इतना गिरेगा। तो ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर जहां आपके सबसे ज्यादा काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी भी कोर इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए आपके पास जनरेटिव ए के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी आपके पास मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर है। और आपका अगर एज एन इंजीनियर आप एआई को सीखना चाहते हो तो आपको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग काम आएगी जनरेटिव ए से ज्यादा। जनरेटिव ए थोड़ी बहुत शायद काम आ जाए किसी न किसी थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस के अंदर, लेकिन मोस्टली आपके पास जब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू आप एनालिसिस करोगे ना, एनालिसिस इसके थ्रू होते हैं। ठीक है। जनरेटिव ए में क्या होता है, आपके पास जो नए डेटा जनरेट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके पास जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये सारे जनरेटिव ए के मॉडल हैं। ये नई चीज जनरेट करके देते हैं, आपके पास ये एनालिसिस नहीं कर रहे होते, एनालिसिस बहुत कम कर रहे होते हैं। एनालिसिस होता है, थोड़ा बहुत होता है इसके अंदर, लेकिन कम होता है और ज्यादातर आपको नया डेटा जनरेट होता है। कॉमन एल्गोरिथम्स। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ ज्यादा नाम बताऊंगा, इतने सारे एल्गोरिथम हम डिस्कस कर भी नहीं सकते 4 सेशंस के अंदर, क्योंकि एक यहाँ पे मेरे ख्याल में हर एल्गोरिथम को एक सेशन अगर लगाया जाए ना वो भी थोड़ा होगा शायद। ठीक है ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं होते। थोड़ा सा बस थ्योरी इसकी समझनी पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ थ्योरी नहीं, हमारे साथ इसके अंदर थ्योरी है ही नहीं, ज्यादा प्रैक्टिकल काम ही है, बस एक ओवरव्यू और प्रैक्टिकल। ठीक है। अब कॉमन एल्गोरिथम्स, सबसे मैंने आपको बताया था सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे बेसिक एल्गोरिथम आपके पास जो होता है वो लीनियर रिग्रेशन होता है। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, किसी को पता है वैसे क्या होता है? ये तो स्टैट्स में भी होता है। किसी ने स्टैट्स का कोर्स पढ़ा? 24 सेशन वाले जो है उन्होंने स्टैट्स का कोर्स पढ़ा होगा, उनको पता होगा लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। 24 सेशन में से अगर कोई बताइए लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, साथ ही रिग्रेशन क्या होती है? नहीं, चलो यार मैं बता देता हूँ। मैं साहब 24 सेशन से आपको तो पता होगा। वैसे 25 सेशंस हैं, लेकिन मैंने एक कोर्स किया था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि लीनियर रिग्रेशन बेसिकली पाइथन के थ्रू ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं किसी भी नंबर की प्रेडिक्शन के लिए, उसकी बाउंड्री लाइन के लिए, किसके कि थ्रू? नंबर पाइथन के किसके थ्रू। थ्रू कह रहे हैं? नहीं, पाइथन के थ्रू तो नहीं, लीनियर रिग्रेशन नॉर्मल कॉन्सेप्ट है आपके पास, मैं बताता हूँ। नॉर्मली होता है जो क्या कहते हैं, नंबर्स को प्रेडिक्ट करता है कि नंबर्स लाइन के कितना करीब है और कितना दूर है। हाँ एग्जैक्टली। तो बेसिकली आपका जो लीनियर रिग्रेशन होता है ना, वो आपके पास जो सिंपल ग्राफ की लाइन है ना, ये आ गया। ठीक है, देखी देखी लग रही होंगी ये चीजें। ठीक है, अब ये मैं डायग्राम्स यहाँ से समझा देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका जो मॉडल होता है वो लीनियर रिग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चलता है। आपका जो डाटा है उसको एनालाइज करता है और जो आपका एक फिट लाइन होती है वो ड्रॉ करता है और उसके मुताबिक डेटा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। लीनियर रिग्रेशन आप कब यूज कर सकते हो? लीनियर रिग्रेशन आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास डाटा आपको लग रहा है कि वो एक सीधी लाइन के करीब करीब हो सकता है। यानी जब आपने डाटा जो आपको होता है ना, आपने उसकी बस पहले उसको एनालाइज करना होता है, समझना होता है कि आपका अपना डाटा कैसे है, और वो आप ग्राफ्स के थ्रू करते हो। कभी भी आप यानी ऐसे डायरेक्ट एक को नहीं दे देते, आप डाटा को पहले देखते हो, एनालाइज करते हो खुद से, और फिर उसको क्लीन कर देते हो थोड़ा सा, फिर उसको एआई को देते हो ताकि वो ज्यादा अच्छा एनालिसिस उसके अंदर बिल्ड कर सके। तो एआई क्या करता है कि ये इस तरह की आपके डाटा फैक्टोरियल डेटा पॉइंट्स हैं जितने डॉट्स लगे हुए हैं, तो इस तरह की लाइन बनाने की कोशिश करता है और इसके थ्रू प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता है। ये बहुत हेल्पफुल है जब आपके पास डाटा जो है वो सीधी लाइन के अंदर हो, लेकिन अक्सर बल्कि ज्यादातर केसेस में आपका डाटा कभी भी सीधी लाइन के अंदर नहीं हो सकता। ये एक्सेल डाटा की बात हो रही है फिलहाल। देन आपके पास आ जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप कब यूज करते हो? लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप कब यूज करते हो? जब आपके पास जो है वो यस नो आपके पास कंडीशन हो, या तो
बाइनरी आपके पास ऑप्शंस हो, दो, तब आप इसके लॉजिस्टिक यूज करते हो, ठीक है। डिसीजन ट्री ये थोड़ा एडवांस इसके अंदर होता है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप इसके अंदर जो हर नोड, यानी जब भी आप जा रहे हो, आप फर्ज करो एक सीधी रोड के ऊपर जा रहे हो, देन वो रोड दो हिस्सों में स्प्लिट हो रही है, आप या राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे। आप फिर राइट, आपके तो मैंने राइट जाना है, आप राइट चले गए, फिर वो दो में स्प्लिट हो रही है, फिर आपके पास राइट की लेफ्ट की ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। फिर आप राइट में से चूज करोगे, फिर आप आगे जाओगे, फिर राइट लेफ्ट की आई थी। इस तरह आपको ना हर बार ना आपको यस नो आपको डिसाइड करना पड़ता है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। उससे क्या होता है, फिर एंड पे आप जाकर ना एक सही जगह उसके करीब तरीन पहुंच जाते हो, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट में आप मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन कर देते हो। अभी इतनी डिटेल काफी है, मैं फिर आगे नहीं अगले लेक्चर्स में थोड़ी बहुत ज्यादा डिटेल बतानी होगी ना, इनके ग्राफ्स दिखाने होंगे, तो वो मैं बाद में अगले सेशंस में दिखा दूंगा। अभी मैं दिखाऊंगा ना, सारों ने परेशान हो जाना यहाँ पे। तो है सिंपल है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ी थ्योरी भी और ग्राफ्स हैं इनके। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि आपके पास जो मल्टीपल डिसीजन ट्रीज है, आप उनको कंबाइन कर देते हो ताकि वो एनहांस्ड आउटपुट आपको दे सके। एसवीएम में क्या होता है, जिस तरह लीनियर रिग्रेशन में आपने एक लाइन लगाई थी, एसवीएम में आप दो लाइनें लगाते हो और सारे डाटा को बीच में फिट करने की कोशिश करते हो। के नियरेस्ट में क्या होता है कि आप एक डाटा पॉइंट पकड़ते हो और फिर उसके नेबर्स तलाश करते हो, सबसे जो नियरेस्ट नेबर है ना उस पर जंप कर जाते हो। इस तरह कर करके ना आप अपने आंसर के करीब पहुंच रहे होते हो, ठीक है। अब फिर आपके पास आती है के मींस क्लस्टरिंग, ठीक है। अब के मींस क्लस्टरिंग और के नियरेस्ट नेबर्स थोड़ा सा फर्क होता है वैसे। के मींस क्लस्टरिंग के अंदर आप उसके अंदर डेटा के अंदर एक सर्कल बना रहे होते हो, सर्कल्स बना बना के ना उसको आप देखते हो। देन न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, यहाँ से आपके पास डीप लर्निंग शुरू होगी। अब ये जितने मैंने ये 6 के 6 जो लिखे हुए हैं ना, ये सारी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, ये सिंपल है, ठीक है ना। लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम। एसवीएम की फुल फॉर्म होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन। देन 6th इज के नियरेस्ट नेबर एंड 7th इज के मींस क्लस्टरिंग। ये सारे के सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, आपके पास आ गया न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स मैंने पहले बताया कि ये डीप लर्निंग का पार्ट है। जब आपके पास डेटा जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए और ज़्यादा उसके अंदर जो है वो पैटर्न्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हो जाए, तो फिर आप न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हो। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है जिसको कहते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। जो ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क है ना, ये आपके पास सिंपल से एक्सेल डेटा के अंदर होता है, जब आपके पास डेटा जो है वो नंबर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। सीएनएन होता है आपके पास इमेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रिकग्नाइज करने के लिए, उसके अंदर जो पैटर्न्स है ना उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी ये इमेज रिकग्निशन के अंदर यूज होता है बस। इसको अगर आप टेक्स्ट वाला डेटा दे दोगे, पहले डेटा समझ लेते हैं। डेटा कौन कौन सी फॉर्म का होता है, कोई पता है कौन कौन फॉर्म का होता है? टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट और वीडियो। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, मैं चाहूंगा सारे जरा पार्टिसिपेट करें, खाली मैं ही ना बोले। तो फिर आपके पास होता है डेटा किस फॉर्म में अवेलेबल है। आपके पास आइदर सबसे सिंपल फॉर्म होता है, वो आपके पास न्यूमेरिक डेटा होता है जो आपके पास कंप्यूटर को सबसे अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। वैसे जो कंप्यूटर जो पता है आपको कि पता होगा कि बाइनरी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, यानी 1 या 0 के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो जब आप नंबर देते हो तो नंबर बड़ी आसानी से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर्स के साथ डील करना कंप्यूटर के लिए आसान होता है। लेकिन फिर आपके पास डेटा तो टेक्स्ट के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है, डेटा तो इमेजेस के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है, डेटा तो ऑडियो के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है, और डेटा तो वीडियो के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है। तो आप कैसे उनको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाओगे कि भाई इसके ऊपर ये करना है। तो बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट आपके पास आ गया न्यूमेरिकल डेटा। फिर आपके पास टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा क्या होता है कि भाई वो टेक्स्ट को पहले नंबर में ही कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है कि आप जब चैट जीपीटी को टेक्स्ट देते हो ना, वो उस टेक्स्ट को एक नंबर में ही कन्वर्ट करता है और फिर उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। फिर बाइनरी से अपनी जो है वो थिंकिंग करता है, फिर उस थिंकिंग को फिर दोबारा नंबर में कन्वर्ट करता है, फिर दोबारा टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और फिर वो आपको देता है। यानी सारे स्टेप्स आपके पास 1 सेकंड में हो रहे होते हैं, ठीक है।
तो आपको जो CNN है ना, वो बेसिकली आपके पास इमेज रिकग्निशन के डेटा के लिए ही बना है। यानी आप जब उसको तस्वीर दिखाओगे तो बता देगा ये मैच की तस्वीर है, ठीक है, या किसी और की है। RNN बेसिकली होते हैं थोड़े ये पुराने हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये बेसिकली सिर्फ टेक्स्ट या ऑडियो डेटा के ऊपर आप काम करेंगे। तो आप अगर उसको टेक्स्ट दे दोगे, आपने बहुत लंबा पैराग्राफ दे दी, तो ये लंबे टेक्स्ट के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके RNN का जो एडवांस चीज है वो आपके साथ ट्रांसफॉर्मर, बेसिकली आपका जो चैट जीपीटी है ना, वो एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। अब आप कहोगे पहले कहा था कि ट्रांसफॉर्मर एक चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टाइप है, जनरेटिव एआई ही टाइप है, लेकिन वो किस आर्किटेक्चर के ऊपर बना है, क्या तरीका है उसका, यानी वो क्या स्टेप्स फॉलो करता है, वो सारे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर उसको डिफाइन करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक, वो आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का नेटवर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, द मॉडर्न आर्किटेक्चर बिहाइंड टुडेज टॉप ए मॉडल्स, यानी आपके पास जितने अमेरिकन मेड मॉडल्स है ना, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल जेमिनाई, फॉर एग्जांपल क्लॉड, या इसके अलावा आपके पास जो और भी मॉडल्स आए थे, आपके पास कोहियर के मॉडल्स आए थे, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स आए थे, वो सारे के सारे आर्किटेक्चर जो है वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को बोल रहे हैं। इसके बरक्स आपके पास जो चाइनीज मॉडल्स है ना, फॉर एग्जांपल डीप सीक, फॉर एग्जांपल आपके पास मैनस है, वो सारे आपके पास एजेंटिक फ्रेमवर्क के ऊपर बने, वो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ही बने। यानी जो चाइना ने जो मॉडल बनाया है, डीप सीक हो गया, मैनस हो गया, और भी वो सारे दूसरे आर्किटेक्चर के ऊपर है। जितने अमेरिकन मेड मॉडल्स है ना, वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ तक anyone? Yes, हैंड रेज किया आयजा नूर। सर इनमें डिफरेंस क्या है फिर चैट जीपीटी में और डीप सीक में, या अमेरिकन और चाइनीज की जो एप्स हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो डिफरेंस है ना, वो आर्किटेक्चर का मैंने बताया भी है, और इसके अंदर ये बनाए किस तरह गए हैं, बेसिकली डिफरेंस ज़्यादा यहाँ के ऊपर है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की खतरनाक सी डायग्राम दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, अच्छा, जिस तरह मॉडल बनाया जाएगा ना, ये डिफाइन करना मॉडल किस तरह बनेगा, ठीक है ना। आप जिस तरीके से मॉडल बनाओगे, चाहे वो छोटा मॉडल हो चाहे वो बड़ा मॉडल चैट जीपीटी जैसा, तो आप जैसे बनाओगे ना उसको, वो आपके वैसे डेटा के लिए बनेगा और वैसे आउटपुट देगा और वैसे बिहेव करेगा वो, ठीक है। अब मैंने बताया कि वो बेसिकली अंडरलाइन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बने हैं। तो ये खतरनाक सी डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की, आई होप नजर आ रही होगी। इसमें होता क्या है, जरा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, सवाल आ गया तो ये आप जितने अमेरिकन मेड मॉडल्स है ना, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, वो इस डायग्राम के ऊपर बनते हैं। सबसे पहले आपको एक इनपुट आती है, इनपुट एम्बेडिंग की लेयर होती है, एम्बेडिंग लेयर हो गई, ठीक है। फिर आपको आ गया पोजिशनल एनकोडिंग की लेयर आई थी यहाँ पे। पोजिशनल एनकोडिंग की लेयर से आप जब आगे जाते हैं ना, तो आपको बस मल्टी हेड अटेंशन की लेयर आती है। होता क्या, छोड़ दो अभी, बस देख लो जरा डायग्राम, यानी इतना कॉम्प्लेक्स होता है, बस ये दिखाने के लिए। मल्टी हेड अटेंशन की होती है, फिर मल्टी हेड अटेंशन के बाद आपके पास नॉर्मलाइजेशन की लेयर होती है, ऐड एंड नॉर्म, ठीक है। फिर आपको आगे जाते फिर फीड फॉरवर्ड की आती है, ठीक है ना। फीड फॉरवर्ड के बाद आपके पास नॉर्मलाइजेशन की फिर लेयर आती है, और फिर वो अगले प्रोसेस के अंदर जा रही होती है। अगला प्रोसेस क्या है, वो यहाँ से अलहदा उसके साथ हो रहा होता है कि आपके पास जो आउटपुट एम्बेडिंग है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मास्क मल्टी हेड अटेंशन ये होती है, हर एक के बाद नॉर्मलाइजेशन की एक लेयर है, फिर फीड फॉरवर्ड, लीनियर, फिर सॉफ्टमैक्स, और यहाँ आके आपके पास आंसर निकलता है एंड पे। तो बेसिकली ये दिखाना ही है कि एक अंडरलाइंग आर्किटेक्चर जो डायग्राम होती है ना, हर मॉडल की इस तरह होती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है, एक सिंपल मॉडल नहीं है। मैंने पहले लीनियरेशन की दिखाई, यहाँ पे आउटपुट प्रोबेबिलिटीज निकलती है, या तो इसकी आउटपुट हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, मल्टीपल निकलती है।
फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना, वो चैट जीपीटी वो वाली आपको दे देता है। इसके समझने की जरूरत, समझोगे कैसे इसको, कि फॉर एग्जांपल आपके पास जब चैट जीपीटी से आप बाज दफा सॉल्व करो ना, वो आपको दो रिस्पॉन्स देता है। वो कह रहा है आइदर यू प्रेफर दिस और दिस, तो आप किसको प्रेफर करोगे? तो वो बेसिकली जो दो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं ना, वो टॉप 2 रिजल्ट्स आपको दिखा देता है, लेकिन उसके पास पीछे हो सकता है टॉप 10 रिजल्ट्स हो मौजूद। तो ये कॉम्प्लेक्स सिंपल डायग्राम है आर्किटेक्चर की, ये बहुत बड़े मॉडल डायग्राम है। इसके अंदर मजीद कॉम्प्लेक्सिटी डाली जाती है, फिर आपके पास चैट जीपीटी बनता है, और फिर आपके पास जो है वो डेमिना या कोई और मॉडल बनता है। अब यहाँ मैं देखता हूँ डीप सी एक चाइनीज मॉडल है। सो बेसिकली डीप सी का अलग एक मिल जाए आपको एक खतरनाक सी डायग्राम, तो आपके पास आ गया। अब डीप सीक बेसिकली कोई बहुत बड़ा एक मॉडल नहीं है, काफी सारे मॉडल्स को बना के मॉडल बनाया हुआ है। अब ये अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा हो तो आपके पास एक मेन मॉडल होता है इसके अंदर, फिर आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं आपके पास ना डीप सीक के अंदर। तो अब इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पैसे में मुझे लगता है वो खतरनाक सी लग रही होगी डायग्राम, लेकिन ये काफी मुश्किल होती है, और इनके ऊपर प्रॉपर एक पूरे रिसर्च पेपर्स लिखे होते हैं। आपके पास अगर इंटरनेट पे सर्च करो आपको रिसर्च पेपर्स मिल भी जाएंगे काफी सारे जो है, जो रिसर्च पेपर्स यूट्यूब चैनल्स बने हैं, वो डेली आपके पास ना एआई के पेपर्स आ रहे होते हैं मार्केट में, वो एनालाइज कर रहे होते हैं कि नया मॉडल है वो किस आर्किटेक्चर के किस आया है। तो ये आपको से डीप सी का आर्किटेक्चर है। चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर वो ट्रांसफॉर्मर वाला था, वो मैंने आपको पहले दिखाया। अब ये डीप सी का आर्किटेक्चर है। अब अंदर जाओगे ना तो आप फिर पता लगेगा कि बेसिकली फर्क क्या है। लेकिन बेसिकली अब आप इन डायग्राम्स को छोड़ दो, आपने क्या समझना है इसके अंदर से? आपने सिर्फ इतना समझना है, हर मॉडल डिफरेंट काम के लिए होता है, ठीक है? चैट जीपीटी किसी और काम के लिए अच्छा है, जेमिनी किसी और काम के लिए अच्छा है, क्लाउड किसी और काम के लिए अच्छा है, डीपसीक किसी और काम के लिए अच्छा है। ऐसी बात है कि एक मॉडल अच्छा है और कोई एक मॉडल बुरा है। एक मॉडल कोई एक काम अच्छा कर सकता है तो दूसरा बुरा करेगा, ठीक है? अब आपने अपने काम के हिसाब से देखना कि आपने कौन सा मॉडल जो है वो यूज करना है। और कोई सवाल किसी का? नहीं, चलो ओके। सो अब आपके पास आते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब आपके पास आज जो मार्केट में आ रहे हैं वो बेसिकली स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन पहले जो आपके पास जो बड़े मॉडल्स है आपके पास होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल करता क्या है? आपने उसको मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट आपने उसको दे दिया, जो मैंने पहले बात की है कि आपने जो है एक इनपुट दी मॉडल को, मॉडल ने क्या किया उस इनपुट को सीख लिया, ठीक है ना? उस सीख के आपको एक आउटपुट दे दी, लेकिन आपको वो आउटपुट अभी काम की नहीं है, आपको वो मॉडल काम क्या है? क्योंकि आपको उसको बाद में नई इनपुट देनी है, उस नई इनपुट से आपने फिर नई आउटपुट निकालनी है, ठीक है? तो आपको उस मॉडल ने जो सीखा है, इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले लो कि आपने एक बंदे को हायर कर लिया अपने यानी जॉब पे, ठीक है ना? आपने उस एक बंदे को अपना असिस्टेंट रख लिया, आपने उसको कहा यार ये ना ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर ना मुझे बताओ कि इसके अंदर ना कितनी ये चीजें कितनी एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, सारा स्टील 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 लिखा है, बीच में कहीं कहीं ना कॉपर लिखा है। आपने एक बंदा हायर किया, आप उसको कहा यार ये ना जो है इसके ऊपर देख लो कि कॉपर कहाँ कहाँ आ रहा मुझे बताओ जरा। उसने किया, उसने बेसिकली सारे डेटा समझ लिया कि ये डेटा इस तरह आ रहा होता है, शीट के ऊपर यहाँ ये चीज देखनी है। एक दफा आपने उसको समझा दिया, उसने सीख लिया। आइंदा आप अगले दिन आओगे ना तो आप उसको नया डेटा दोगे, और वो फिर आपका उसने आपको बताना ही नहीं किस तरह, ही नहीं वो उसने सीखा, और फिर आपको दोबारा उसको शुरू से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसने सीख लिया और वो आपको खुद ही बता देगा, ठीक है ना, कि क्या सीखे और किस तरह सीखे। तो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक जनरेटिव एआई का मॉडल होता है। जो जनरेटिव एआई हमने यहाँ डिस्कस किया ना, जनरेटिव एआई का मॉडल होता है, उसको ज्यादातर सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। अब आप कहोगे चैट जीपीटी पे तो हम तस्वीर भी डाल देते हैं, ठीक है ना? चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है, वो एक मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल क्या होता है कि ऐसा मॉडल जो टेक्स्ट भी ले, हर तरह का डेटा ले ले, इमेजेस भी ले ले, पीडीएफ भी ले ले, एक्सेल भी ले ले, हर तरह का डेटा ले ले, उसको कहते हैं मल्टी मॉडल। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर होता है। वो चैट जीपीटी पहले सिर्फ एक टेक्स्ट मॉडल था, ठीक है ना? जब ये रिलीज हुआ था ना चैट जीपीटी 2022 के अंदर, तो ये सिर्फ टेक्स्ट के ले रहा था और ये कोई डेटा नहीं ले रहा था। और बाद में इसके अंदर फिर फंक्शनैलिटी सही हो, इसको एक मल्टी मॉडल बना दिया।
तो ये समझ लगे मेरे ख्याल में, अ मॉडल ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको जब वो कर रहा होता है ना, तो आपने अगर चैट जीपीटी से कोई काम करवा रहे हो, आप देख रहे हो कि वो सारा सीक्वेंस में लिख रहा है। वो बेसिकली क्या करता है, वो तरतीब से एक एक चीज प्रिडिक्ट कर रहा होता है, एक एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा होता है। जब आपको मैंने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बताया ना, उसके एंड के ऊपर चीज लिखी थी आउटपुट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। आउटपुट प्रोबेबिलिटीज के अंदर वो एक एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा था कि इसके बाद ये लफ्ज आना चाहिए, ये आना चाहिए, नहीं ये आना चाहिए, कौन सा लफ्ज आना चाहिए जो सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो वो फिर उसकी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड होगा ना, उसको डाल देगा, ठीक है ना, वन टोकन एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है, आपने कहा द वेदर टुडे इज, वो इतना ही नहीं करेगा, यानी इसके बाद वाला वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, एक सीक्वेंस में चल रहा था चैट लैंग्वेज मॉडल। अगर जो चैट है वो इससे थोड़ा डिफरेंट और इससे ज्यादा एडवांस है, लेकिन जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ था तो वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल था। हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत इसलिए है ताकि हम आगे वाली जो मॉडर्न चीज है उसको समझ सकें। फ्रॉम डेटा टू कन्वर्जन होता क्या है, आपके पास डेटा अवेलेबल है। अब ये जो मॉडल मैंने आपको बात समझाई है ना, ये उसकी डायग्राम आ गई है। आपके पास क्या होता है, ट्रेनिंग डाटा आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास ट्रेनिंग डाटा किस तरह अवेलेबल हो सकता है, बुक्स में से, आर्टिकल्स में से, वेबसाइट्स में से, कोड में से, किसी भी तरह का आपके पास, फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट्स के अंदर, पीडीएफ फाइल्स के अंदर, एमडी फाइल्स के अंदर, या किसी भी तरह की फाइल के अंदर आपके पास डेटा अवेलेबल हो सकता है। आप उसके ऊपर एक मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। मॉडल क्या करता है, आपके पास पैटर्न जो है उसके अंदर वो लर्न कर सकता है, ठीक है। अब जब उसने पैटर्न लर्न कर लिए इसके बाद वो फिर आपके पास आउटपुट एक जनरेट करेगा, ठीक है ना, जनरेट्स अ रेलेवेंट रिप्लाई। लेकिन आपके लिए वो आउटपुट अभी काम की नहीं है, आपके लिए वो मॉडल काम का है, क्योंकि आपने उसको सिखा दिया है ताकि आप कल जो काम करवाना है, परसों जो काम करवाना है, या फ्यूचर में जब भी काम करवाना है ना, तो आप उससे करवा सकते हो। यहाँ एग्जांपल्स भी देखिए, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ठीक है। अब आपके पास आ गया ट्रेनिंग डाटा वर्सेस यूजिंग एन एलएलएम, ठीक है। ये क्या चीज लिखी है, यहाँ जो चीज लिखी है ना, वो बेसिकली ये है कि या तो आपने अप मॉडल बनाना है या आपने चैट जीपीटी यूज करना है। ये आपने कैसे डिसाइड करोगे कि भाई ये काम है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये टास्क है, मैं इसके लिए अपना एक कस्टम एआई बना लूं, अपने लिए एक स्पेशलाइज्ड एआई बना लूं, या मैं चैट जीपीटी के ऊपर ये चीज डालूं और मुझे वहां से रिस्पॉन्स ले लूं। तो ये मैं कब डिसाइड करूंगा, क्योंकि बाज दफा आपके लिए अपना मॉडल बनाना फायदेमंद है, बाज दफा वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि चैट जीपीटी वो काम आसानी से कर देगा, ठीक है। अब ट्रेनिंग कब होती है कि हैपेंस वंस बाय एन ए कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज भी समझाई जा रही है, बेसिकली ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस का डिफरेंस भी समझाया जा रहा है, ठीक है। जब यही मॉडल चलता कैसे है, आपने क्या किया, ढेर सारे डेटा के ऊपर एक मॉडल को है वो ट्रेन कर दिया, ठीक है। हैपेंस वंस यानी एक दफा आपने उसको ट्रेन कर दिया अच्छा खासा, बाय कंपनी। चैट जीपीटी के पीछे एआई कंपनी कौन सी है, कौन बताएगा, कंपनी का नाम क्या है चैट जीपीटी कंपनी का, ओपन एआई। एनीवन, ओपन एआई। या ओपन एआई, ठीक है। तो ओपन एआई कंपनी है जिसने वो मॉडल ट्रेन कर दिया। अब ट्रेन करने के बाद क्या होता है, लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम ह्यूज डेटा सेट। आपका ढेरों अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर, बुक्स के अंदर, या किसी भी फॉर्म में अवेलेबल थी आपके पास, वो आपने उसको फीड कर दी, उसको दे दी ताकि वो उसको सीख ले, ठीक है ना। एक्सट्रीमली स्लो एंड एक्सपेंसिव, आपके पास एक ये मॉडल बनाना बिल्कुल भी आपके पास सस्ता नहीं है और बहुत महंगा, ठीक है। अरबों रुपए लगा के उन्होंने चैट जीपीटी, अरबों रुपए लगा के उन्होंने जेमिनी, और अरबों रुपए लगा के क्लाउड बनाया हुआ है। और अभी उसको मजीद चलाने के लिए भी ना अरबों रुपए बीच में डाले जा रहे हैं। आपको जो डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, आपको जो कंप्यूट की प्रॉब्लम मैंने पहले डिस्कस की कि मेन इशू चीज को रन करने के लिए वो ये आपके पास कंप्यूटेशनल पावर कितनी है। तो कंप्यूट की प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए आपके पास नए नए डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इलॉन मस्क ने अभी फिर वो क्या कहते हैं 2 हफ्ते पहले वो नई जो उसने डील साइन किया डेटा सेंटर की। तो आपके पास डेटा सेंटर्स की प्रॉब्लम है, आज कंप्यूट कम है तो महंगे बहुत ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास आता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होती है, जब आपने मॉडल बना लिया ना, फॉर मैंने पहले बताई थी कि आपने इनपुट डाली, मॉडल से आउटपुट निकाल ली, आपने मॉडल रख लिया अपने पास कि भाई मॉडल मेरे काम का है, अभी फिलहाल आउटपुट मेरे काम की नहीं है। अब मॉडल आप कहाँ रखोगे, जेब में थोड़ी रखोगे,
वो मॉडल आपने कहीं डिप्लॉय करना है, वो आपने एक थर्ड पार्टी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां आप अपना मॉडल कस्टम डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करने का मतलब वहां पे रख सकते हो ताकि बाद में आप यूज करो उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो कहाँ से लेते हो? वो आप chatgpt.com की वेबसाइट से लेते हो जाके, ठीक है। उस वेबसाइट में मॉडल पड़ा हुआ है। अगर मैं टेक्निकल अल्फाज के अंदर बात करूं तो chatgpt.com के ऊपर उसका एक इन्फ्रेंस पड़ा हुआ है, उसको इन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। आप एक इन्फ्रेंस के साथ उसके रिलेट करते हो, उसके साथ कम्युनिकेट करते हो और फिर अपनी जो है वो आपके पास जो आउटपुट है वो लेते हो, जो आपको डिजायर्ड आउटपुट है आपकी, ठीक है। अब इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस को आप जब यूज करते हो फिर हैपेंस एवरी टाइम यू चैट, जब भी आप उसको एक रिस्पॉन्स देते हो वो आपको प्रॉम्प्ट देते हो, वो आपको एक रिस्पॉन्स देता है। आप जब मर्जी जितना मर्जी उससे बात करो, ठीक है। इन्फ्रेंस की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती, होती है यानी जब आप एक दफा उसको मैसेज करते हो तो उनको एक कॉस्ट पड़ती है, लेकिन वो आपको फ्री में इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप यूज करो, ठीक है। इसलिए जब आप ज्यादा यूज करने लग जाओ तो उनको पैसे पड़ रहे होते हैं पीछे, तो वो फिर आपको चार्ज करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुमने ज्यादा यूज करना है तो तुम प्रीमियम लो, चैट जीपीटी प्रो लो, जेमिनी प्रो लो, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास अप्लाइज व्हाट इट ऑलरेडी लर्न, ठीक है ना, जो उसने पहले से लर्न कर लिया वो डेटा के ऊपर उसको यूज करता है और आपको रिस्पॉन्स देता है, और फास्ट एंड लाइट वेट आपको फॉरन रिस्पॉन्स देता है, आपको घंटा वेट नहीं करना पड़ता। तो ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। ओके, अब किसी का कोई सवाल, क्योंकि हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। पिछले जितने ही नहीं है, मैं सारी स्लाइड्स एक दफा दोबारा बता रहा हूँ कि ये हमने जो इंट्रो एजेंडा डिस्कस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसकी हिस्ट्री, उसके बाद आपके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं, फिर उसके जो टाइप्स हैं, देन द लेयर्स, एल्गोरिदम्स, द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स, what is large language model, what is the flow diagram, and what is training versus inference। किसी भी स्लाइड के अंदर किसी को इशू है तो बताएं, क्योंकि आगे हम ज्यादा थोड़ा सा ना चैट जीपीटी खोल लेंगे और स्लाइड्स की तरफ कम जाएंगे। क्लियर है मेरे ख्याल में? ओके, चलो नेक्स्ट चीज इंजीनियरिंग। अब आपके पास जो एलएलएम्स आ गए ना, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल जेमिनी, फॉर एग्जांपल क्लॉड। अब बाज़ दफ़ा आपको कहोगे यार ये तो मेरी मर्जी का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा मुझे, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ यार इसको, मैं कह रहा हूँ पूरी सीपी बना दे भाई, मैंने डॉक्टर उस्मान को जमा करवानी है तो ये मुझे बना के नहीं दे रहा यार, ये क्या करूँ, मेरे नंबर नहीं लगने हैं। या आप कहने लैब रिपोर्ट आपकी है, ठीक है, आपकी जो है कोई पूरे आपने 10 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, एक रात रह गई है, सुबह आपने कॉपी जमा करानी है, आपने एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा, आप कैसे लिखोगे, ठीक है ना। आपको मैं एआई वाले एक दूंगा तो भाई साफ पता लग जाएगा, सर को कहते हैं यार ये तो यही मारा हुआ है, तो ये तो फाइन रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बेसिकली आप बाज़ दफ़ा कोई भी टास्क करने लगो और आपको लगे कि आपकी जो एलएल है उसकी पावर कम है, तो आप उसकी पावर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब एलएलएम की पावर को बढ़ाने के लिए, यानी जो आपका मल्टी मॉडल है या जो भी है उसकी मॉडल आपकी पावर को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड की या किसी भी मॉडल की, फॉर एग्जांपल आपके पास कोहियर की, डीप सीक की, मैंने से किसी भी मॉडल की पावर को बढ़ाने के लिए 3 तरीके होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे आसान तरीका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का होता है, सबसे आसान तरीका उसकी पावर को बढ़ाने का। पहली चीज आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दूसरी चीज होती है उसके अंदर रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग की टेक्निक होती है दूसरे नंबर पे, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन वो भी आसान ही होती है और आप इंप्लीमेंट कर सकते हो रैग भी। रैग के थ्रू भी आप जो एलएलएम्स हैं उनको एनहांस कर सकते हो। फिर इसके बाद तीसरी चीज भी होती है, वो आप होता है कि आप दोबारा उसको ट्रेन करो मॉडल को। बेसिकली क्या करते हो कि फाइन ट्यून कहते हैं उसको। फाइन ट्यून के अंदर क्या होता है कि आप मॉडल ले लेते हो और उसके साथ अपना कस्टम डाटा ग्लू कर देते हो। फॉर एग्जांपल ग्लू के मैं देता होता हूँ एनालॉजी, कि आप उसको ग्लू कर दिया, वो एक लंबा काम है और फाइन ट्यून करने में ज्यादा आपको जरा ना टाइम भी लगता है और उसके अंदर खर्चा भी आता है। नहीं, रैग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप वैसे भी कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर भी। बेसिकली होती क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग,
सेम यही डिफरेंट रिजल्ट्स। आपने एक बुरा प्रॉम्प्ट दिया उसको, आपने एक जेनेरिक अनफोकस सा उसने आंसर आपको जो है वो बना के दे दिया, ठीक है ना, फॉर हैवी रिवर्क। यानी आपने कह दिया यार, फॉर एग्जांपल आपने सीपी की जो फाइल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने वो अपलोड कर दी उसके ऊपर, और आपने कहा जी कहते हैं कि इसको जो है बना दो मेरी सीपी जो है ना वो कंप्लीट कर दो, बस आपने इतनी बात कह दी, तो वो क्या कहते हैं जनाब फारिग, उसने कुछ भी नहीं बना के दिया आपको। या आपने उसको स्टेप बाय स्टेप उस टास्क को तोड़ के दिया, एक छोटे छोटे चंक्स के अंदर बना के दिया, ठीक है। अगर आपने उसको छोटे छोटे क्लियर उसको गोल एक डिफाइन कर दिया ना, तो फिर वो आपको ना बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं और आपकी पूरी सीपी को बना के दे सकते हैं। या मैं सीपी की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो इस काम के लिए बहुत यूज़ करता हूँ। तो खैर आपको बाकी एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा जो आपके प्रैक्टिकली आपको इन्हें ना काम आएंगे, आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर या आपके वैसे लाइफ के अंदर भी ना काफ़ी काम आएंगे। तो बेसिकली ये एक प्रॉम्प्ट है, आपने अगर बुरा प्रॉम्प्ट दोगे आपको एक बुरा रिस्पॉन्स मिलेगा, एक अच्छा क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दोगे ना तो आपको एक बहुत ही ऐसा आंसर मिलेगा जिसको आप बाद में ज़्यादा ट्यून करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा उसको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही ज़्यादा रेडी होगा, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग इज अ स्किल नॉट लक। यानी अब कुछ लोग मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे कहते हैं कि भाई क्लाउड की जो है ना वो लिमिट पूरी हो जाती है, ठीक है ना। क्लाउड कौन कौन यूज करता है, आप में से कोई यूज करता है क्लाउड? यस सर। सर यस सर। क्या एक्सपीरियंस रहा क्लाउड के साथ? क्लाउड के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा है? सर जो बोल रहे हो पहले अपना नाम बोले Output पहले ना। मैं कह रहा हूँ बोल लो, यानी एक एक करके भाई। यार एक सेकंड। आउटपुट बहुत अच्छी जनरेट हो जाती है, लेकिन उसमें लिमिट, टाइम लिमिट और कैपेसिटी थोड़ी कम होती है अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। अच्छा और कोई? सर वैसे बिल्कुल सही कहा है कि एक तो लिमिट बहुत जल्दी कम हो जाती है और की जो आउटपुट होती है वो डिटेल्ड होती है। अच्छा आप और अच्छे से पोर्टफोलियो जो है जनरेट करवा सकते हैं। इसके साथ आप, मैंने एक दो गेम्स भी ट्राई की थी और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था। पोर्टफोलियो कौन सा कह रहे हो? पोर्टफोलियो सर जैसे कि मैंने अपनी सीवी के हवाले से बनाना है, एक वेबसाइट? यू कैन से कि एक वेबसाइट है। ओके ओके ठीक है, समझ लगा। इसके अलावा और कोई, और किसी ने यूज किया हो? सो बेसिकली ये तुम मेरे ख्याल में सभी जो क्लाउड है ना उसका सेशन बहुत थोड़ा होता है, तो वो क्या कहते हैं पूरा नहीं होता, और आपका जो काम है ना उसे नहीं होता, तो बेसिकली होता वो थोड़ा ही है। ये बात है बहुत ज्यादा होता है वो ये है कि आप उसको मैनेज नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। जितना है ना आप उसको बताया कर रहे होते हो, आप उसको कहते हैं यार ये बना दो बस, ऐसे गंदा सब नहीं होता आपका, जिसकी वजह से जो नहीं होता। फिर आप कहते हैं यार ये इस दफा पूरा हो गया, इस दफा नहीं पूरा हुआ, तो ये पहले लाख लाख की थी तो अब नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं होता। आप उसको एक क्लियर स्ट्रक्चर के थ्रू दोगे ना, वो आपका काम काफी ज्यादा कर देगा, ठीक है। वो आपको जो फ्री सेशन है ना, मैं भी फ्री ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने लिया था एक दफा पेड, लेकिन मैं अभी ज्यादा फ्री ही यूज कर रहा था और मेरे ख्याल में काफी ज्यादा काम के लिए फ्री हो जाता है। तो एक टेक्निक यानी यूज कर लो कि भाई 3-4 गूगल अकाउंट बना लो, तो आपका अच्छा खासा काम कर देगी क्लाउड, ठीक है। अब क्या कहते हैं, प्रॉम्प्टिंग इज अ स्किल नॉट लक, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग आप करने के लिए आपको कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि फ्री टू प्रैक्टिस अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, ठीक है। जब आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो या आप रैग की टेक्निक यूज कर रहे हो ना पावर जनरेट एनहांस करने के लिए, तो आपके पास वो फ्री होती है, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग के अंदर आपको मैंने जैसे पहले बताया कि उसके अंदर आपको बस पैसे ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी लगते हैं। तीसरी चीज़ आपके पास आती है इम्प्रूव्स फास्ट विद रेपिटेशन, कि आपके पास जो प्रॉम्प्ट है वो आपके पास इम्प्रूव होता रहता है। जब आप उसको बार बार एक प्रॉम्प्ट देते रहो तो आपका मॉडल जो है वो बेसिकली लर्न भी कर लेता है चीज़ें। तो चौथी चीज़ आपके पास वर्क्स अक्रॉस एवरी एआई टूल, कि आपका हर एआई टूल के अंदर आपके पास प्रॉम्प्टिंग यूज होती है, ठीक है।
चाहे आपने अच्छा ये मैं थोड़ा सा दोबारा बताऊं कि आपके पास हर ए टूल के अंदर जो है वो प्रॉम्प्टिंग यूज होती है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट जनरेशन मॉडल हो, चाहे वो स्पीच जनरेशन मॉडल हो, यानी कोई वो टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल हो, या आपके पास इमेज जनरेशन मॉडल हो, फॉर एग्जांपल नैनो बनाना या कोई और इस किस्म का मॉडल। तो हर चीज़ के अंदर आपकी तस्वीर कैसी चाहिए, आपने अपनी वो सेल्फी जो है उसको यानी इम्प्रूव करवाना है, तो उसके अंदर ही आपके पास प्रॉम्प्टिंग यूज होगी। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे उतनी अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, फिर आपको आती है एनाटॉमी ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉम्प्ट होता क्या है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ क्या लिखा है, रोल, पर्सोना। सबसे पहले आप उसको ये करते हो, एक रोल आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उसको एक कॉन्टेक्स्ट देते हो, कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसको, मैं भी ये करके दिखाता हूँ इसलिए मैं जल्दी यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट दे दिया, देन आप उसको बताते हो टास्क इंस्ट्रक्शन, आप जितनी इंस्ट्रक्शंस है ना आपके पास कि ये करो ये करो ये करो, वो आप उसको दे देते हो। फोर्थ, आप उसको बताइए फॉर्मेट, कि भाई मुझे आउटपुट का फॉर्मेट क्या चाहिए, ठीक है, तो मुझे इस तरह की आउटपुट चाहिए, इस तरह की नहीं चाहिए। कंस्ट्रेंट्स, आप बताते हो यार ये नहीं करना तुम्हें, ठीक है। फिर एग्जांपल्स, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, अगर इस सीक्वेंस के मुताबिक आप दोगे ना उसको, तो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अगर आप कंस्ट्रेंट्स पहले, कॉन्टेक्स्ट बाद में, एग्जाम्पल पहले, रोल पर्सोना बाद में, उल्टा उल्टा करके दोगे ना, वो आपको आंसर भी उल्टा ही देगा, ठीक है। वो खिचड़ी ही आपको आंसर दे देगा। और अगर आप इस तरतीब को फॉलो करोगे ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छा देगा। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। अभी जरा एक नेक्स्ट स्लाइड देख लें, ठीक है। वीक प्रॉम्प्ट, राइट अबाउट ब्रिजेस, ठीक है। अगर आपने उसको कह दी कि भाई राइट अबाउट ब्रिजेस, मुझे एक ऐसे चाहिए ब्रिजेस के ऊपर, वो आपको दे देगा। ना आपने इसके अंदर रोल डिफाइन किया, ना आपने बताया कि आपको क्या फॉर्मेट चाहिए, ना आपने स्कोप डिफाइन किया, ना कॉन्टेक्स्ट दिया आपने उसको। तो एआई ने खुद ही गेस करना सारा कुछ, उसको जो अच्छा लगेगा उसने आपको दे देना। अगली चीज क्या है, एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ट्यूटर। ब्रिजेस है ना, ब्रिजेस से मुतल्लिक आप रोल सोचो कि भाई ब्रिजेस के ऊपर कौन सबसे अच्छा ऐसे लिख सकता है। आपको जी, आपका जो स्ट्रक्चर स्टडी का ट्यूटर है ना, वो बहुत अच्छा आपके पास जो है ना वो लिख सकता है। सवाल आया मेरी? यस सर, आवाज आ रही है, क्लियर है। पहले पहले नहीं आ रही थी? इसमें थोड़ी कट रही थी आपकी। इसमें हुआ होगा फिर कुछ नहीं? कोई स्लाइड है जो क्या कहते हैं रिपीट करने के कह रहे हैं? वैसे वॉइस क्लियर ही थी आई गेस। जो अदर स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी इंटरनेट का इशू है। एक स्लाइड बीच में से नहीं शो हुई थी, वो इससे पहले से जो पहली थी ना, वो वाली। ये वाली? चलो मैं जल्दी से दोबारा एक दो स्लाइड शो कर दूं। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी। ये मैंने बताया था कि भाई अच्छा प्रॉम्प्ट और बुरे प्रॉम्प्ट में क्या फर्क है। लेकिन इतनी वो खास यानी रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई। अगर स्लाइड्स नहीं भी यहाँ पे शो हो रही ना, स्लाइड्स तो शेयर भी हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं भी शो हो रही तो ज़्यादा प्रैक्टिकल काम पे फोकस है, और बेसिकली इंट्रो लेक्चर ही है, तो इतना ज़्यादा वो है नहीं मसला। फिर आपके पास एनाटॉमी मैंने बताया, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉम्प्ट ये मैंने बताया था कि हम उसके अंदर ना अभी मैं बताऊंगा ये नहीं आगे ना कि क्या स्ट्रक्चर में करके दिखाता हूँ। फिर आपके पास अगली स्लाइड जो शो हो रही है आपके पास, वो है एनाटॉमी ऑफ अ प्रॉम्प्ट की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वीक प्रॉम्प्ट क्या लिख रहे हो कि राइट अबाउट ब्रिजेस। देन आप अच्छा प्रॉम्प्ट क्या लिख रहे हो कि एक्ट एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ट्यूटर, एक्सप्लेन इन 3 बुलेट पॉइंट्स। एक्ट एज एन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ट्यूटर, यानी अगर आपने ब्रिजेस के ऊपर लिखना है ना, तो सबसे अच्छा यानी कौन लिख सकता है, वो ये लिख सकता है। आपने एक रोल अपने दिमाग में सोचना है। फिर एक्सप्लेन इन 3 बुलेट पॉइंट्स, आपने क्लियरली बताया कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है। वाई ट्रस्ट ब्रिजेस डिस्ट्रीब्यूट लोड एफिशिएंटली, ठीक है। आपने क्या कहते बताया कि भाई ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो आपने मुझे बतानी है, यही को कह रहा है।
फिर कीप इट बिगिनर फ्रेंडली एंड अंडर 30 वर्ड्स, इसमें एक सिंपल सा, आप इससे भी बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। ठीक है, आगे आगे बस प्रॉम्प्ट के कुछ पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली चैट जीपीटी को ठीक है, चैट जीपीटी खोल लिया। अब जब बताओ यार क्या टास्क करवाएंगे इससे। फॉर एग्जांपल मैं इससे करवा रहा हूँ, लेट्स से क्या एग्जांपल करवाएं, किसी के पास कोई आइडिया है कि क्या एग्जांपल करवाएं? चलो यहीं से करवा लेते कोई भी यार। ठीक है ना, ऐसे के एग्जांपल ही कर लेते हैं। रोल डेटा एनालिसिस करवाते हैं इससे। हाँ ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरा टास्क क्या है कि मैंने एक स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, पाइथन स्क्रिप्ट फॉर डेटा एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री टास्क। ठीक है, ये काम मैंने करवाना है, ये मुझे पता मैंने करवाना है, ये मैंने इसको ये नहीं कहने लगा। ठीक है ना, अगर इसको फॉर एग्जांपल ये मैं ऐसे ही दे दूं ना तो कुछ भी बना देगा। ठीक है ना, if a task is inventory data analysis in Python, here is a comprehensive script that performs analysis most inventory managers need। ये उसने पाइथन की मुझे कोड दे दिया इतना सारा। अगर आपने पाइथन इन्वेंटरी का डाटा है ना, इन्वेंटरी का होता है ना, क्या होती है, ठीक है ना, तो इन्वेंटरी का जो डाटा है उसको आप ये करना है, एनालाइज करना है, तो आपके पास ये आपके पास अवेलेबल है। अब फॉर मैं कहता हूँ जनाब मुझे जो है ये डाटा नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सही है। अब हमें हम स्क्रीन सारों को नजर आ रही है ना। अब मैंने उसको कहा था यार कि मुझे इस तरह कोड दे दो, ठीक है। अब उसने कोड मुझे बहुत ही जेनेरिक सा कोड लिख के दे दिया, मुझे भी नहीं पता ये कोड क्या कर रहा है। अभी उसने बताया भी है कि कॉलम्स जो है वो एज्यूम कर रहा है कि भाई, क्योंकि उसने अजम्पशन किया, उसने कहा मुझे कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है, और उसने एक जेनेरिक से कोड दे दिया। अब ये एक बहुत ही सिंपल टास्क था, तो उसने खुद कुछ ना कुछ फिर भी मुझे दे दिया है। अगर आप कॉम्प्लेक्स टास्क जिसकी तरफ जाओगे ना तो शायद आप कुछ दोगे ना, तो आपको खुद ही सारा कुछ देखना पड़ेगा या नहीं। तो अगर कस्टम टास्क है तो कोई इन्वेंट्री डेटा एनालिसिस एक सिंपल टास्क है। अब हम इसको थोड़ा ना बेहतर तरीके से करना शुरू करते हैं। एक्ट एज हाँ, अब सबसे पहली चीज क्या थी इसके अंदर, रोल असाइनमेंट। रोल असाइनमेंट का लिखिए, ये लिखिए, ये रोल एंड पर्सोना। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रोल देना है। रोल आप किस तरह लिखते हो, आप लिखो या तो एक्ट एज अ, फॉर एग्जांपल सीनियर इन्वेंट्री मैनेजर। तो ये लाइन लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो दूसरी तरीका होता है इसको लिखने का, तो यू आर एक्सपर्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, आपने किसी तरह ना उसको बताना कि भाई तुम क्या हो, ठीक है, ये आपने बताना है। अगर आप ये बताओगे ना तो आपकी जो प्रॉम्प्ट है ना उसकी एफिशिएंसी कई गुना इंक्रीज होती है, सिर्फ इतनी सी लाइन लिखने से। आपने जो काम उससे करवाना चाह रहे हो ना, अगर आप सिर्फ इतनी सी लाइन लिख दो ना, कि रोल या पर्सोना आप उसको दे दो, आप उसको एक आइडेंटिटी ऐसी दे दो जो आप उससे काम करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो मैंने भाई थर्मो की असाइनमेंट बनवानी है, तो आप लिख दो भाई यू आर एक्सपर्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, आपने असाइनमेंट बनवाने से पहले आप ये लिख दोगे ना, आपकी वो असाइनमेंट कई गुना अच्छी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो जनाब आपने कहीं इंटर्नशिप ढूंढनी है, आप कह दो भाई यू आर एक्सपर्ट इन इन पाकिस्तानी मार्केट, फॉर एग्जाम्पल।
अगर आपने पाकिस्तानी उसके अंदर ढूंढना चाह रहे हो या आप कह रहे हो इन सर्चिंग इंटर्नशिप्स, ठीक है ना, आपने जो काम भी करवाना है ना, आपने सबसे पहले उसको एक रोल दे देना है, ठीक है ना। रोल से क्या होता है, उसकी जो आउटपुट है ना वो कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ अपना इन्वेंट्री वाले टास्क पर दोबारा जा रहा हूँ, ये मैंने डाटा यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है ना। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, यू आर एक्सपर्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है ना, एंड इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने डेटा एनालिसिस का काम करवाना है तो मैं इसको 2 रोल्स भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। एंड इन्वेंट्री डेटा एनालिसिस, ठीक है ना, मैंने इसको पूरा रोल दे दिया, ठीक है ना। अब अगली चीज क्या है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सारा अहलो हवाल को सारा कुछ ना पीछे बैकग्राउंड उसको आपने बताना है कि भाई बैकग्राउंड है क्या, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। मैं अगली लाइन के अंदर लिख रहा हूँ सेपरेट रखने के लिए, ठीक है। अब बैकग्राउंड क्या है, आई हैव दिस डेटा एनालिसिस टास्क टू कंप्लीट। जब भी कॉन्टेक्स्ट लिखना ना, सबसे पहले क्लियर लाइन के अंदर उसको बता देना कि भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आई हैव दिस डेटा एनालिसिस टास्क टू कंप्लीट, मुझे भाई ये काम करना है। अब मैं इसके बाद उसको आगे सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो कॉन्टेक्स्ट है ना, मैं कॉन्टेक्स्ट मजीद भी डिफाइन करूंगा और इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ दूंगा, दोनों ही इकट्ठी कर दूंगा, बीच में ना मैं मिक्स करूंगा। मैं सबसे पहले रोल असाइनमेंट क्या की, यू आर एक्सपर्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री डेटा। देन सेकंडली कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट वाली ये लाइन है, आई हैव दिस डेटा एनालिसिस टास्क टू कंप्लीट, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूँ भाई। फॉर एग्जांपल माय सुपरवाइजर, ये बस एक पढ़ा हुआ था एक्सेल शीट पहले पुरानी कोई, तो वो मैंने भी यूज़ कर रहा हूँ। माय सुपरवाइजर वांट्स मी टू एनालाइज दिस इन्वेंट्री data and gain as many insights as possible, ठीक है ना। as many या इस तरह अगर ये भी नहीं करना चाह रहे तो आई वांट जस्ट भी कर सकते हो, आई वांट टू analyze this inventory data and gain as many insights as possible. I want to generate all possible charts and figures, charts, figures, tables and figures, यानी हर तरह का मुझे एनालिसिस करना है इसको पढ़ना। अब मैंने इतना दे दिया, अब कॉन्टेक्स्ट में बाकी करना है, here is the structure of my data, इतना करके कॉलम डालो। फिर अब जब उसको कुछ पेस्ट करनी है ना आपने कि भाई ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, आपने क्या करना है, आपने बेसिकली बेहतरीन तरीका ये है कि आप बैक टिक्स यूज करो। एक बहुत अच्छा चैट जीपीटी के अंदर रूल होता है कि आपने ट्रिपल बैक टिक्स यूज करो, ठीक है। बैक टिक वाली की होती है आपके पास, नहीं तो आप जिस तरह आप सारी चीजें अपनी पेस्ट कर दो जो आपने पेस्ट करनी है, ये तरीका होता है। नहीं तो अब ट्रिपल सिंगल कोटेशन मार के ना ट्रिपल दे दो आप उसको ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा एनालिसिस ये जो पकड़ता है ना, वैसे ये भी पकड़ लेगा, यानी नॉर्मल भी पकड़ लेगा। अपने ट्रिपल बैकटिक्स यूज किए, इसके अंदर पेस्ट किया, अपने जो कॉलम का हेडर था, मैंने हेडर 2-3 रोज मैंने पकड़ लिया, ठीक है। नाउ आई वांट कंप्लीट, आई वांट यू टू, या मैं उसको क्या बता रहा हूँ, मैंने उसको क्या पहले रोल असाइन किया, फिर कॉन्टेक्स्ट असाइन किया, टास्क डिफाइन किया, ठीक है ना। फॉर्मेट भी मैं कर रहा हूँ बल्कि, नाउ आई वांट यू टू गिव पाइथन फाइल, मुझे आउटपुट का फॉर्मेट भी चाहिए, एक पाइथन में कोड चाहिए मुझे, खुद से मुझे जनरेट नहीं कर, यानी करके दो वो
कहना मुझे पाइथन में कोड चाहिए, तो गिव मी अ पाइथन फाइल to generate all the necessary charts and figures. अब यहाँ पे इसको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ना इसको ये भी बता देते हैं कि भाई मैंने ये किसी को दिखानी है आगे, that I can show my supervisor, for example supervisor मैं ये नहीं दिखा सकता हूँ। फिर कंस्ट्रेंट्स के अंदर आप क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हम पहली दफा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती इसके ऊपर। ये 1 सेकंड में लिखा जाता है प्रॉम्प्ट ना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाद में मैं तरीका बताऊंगा कि इसी की प्रॉम्प्ट ना अच्छी तरीके से कैसे, अच्छी क्वालिटी का प्रॉम्प्ट अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, डू नॉट इंक्लूड एनी ग्राफ that is redundant, यानी कोई that gives redundant information, यानी मैं कह रहा हूँ मुझे बस वही ग्राफ्स दो जो आपको पास एक्सक्लूसिवली डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ऐसे नहीं कि भाई 2 ग्राफ्स एक ही चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बस 2 तरीके से लिखे हुए हैं, तो बस हर एक ग्राफ एक सेपरेट इंफॉर्मेशन दे मुझे, ठीक है। आखिरी चीज क्या हमारे पास, वो है एग्जाम्पल हमारे केस में कोई बनती नहीं है कि भाई मुझे किस तरह की पाइथन फाइल चाहिए। नहीं तो अगर आप एग्जाम्पल है ना, फर्ज करो मुझे इस तरह की चीज चाहिए तो आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, लेकिन इस केस में एग्जाम्पल नहीं बनती, तो मैं इसको ना ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखने क्या करता है, ये मुझे बता रहा है, इस तरह एनालिसिस कर रहा है भाई ये चार्ट्स हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अब चैट जीपीटी, जो नया चैट जीपीटी है ना, ये बहुत गंद मारता है, ये कभी भी आपको क्लियर कोडिंग देता है। हालांकि मैंने इसको क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे जो है वो पाइथन कोड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, इसने मुझे कुछ और ही चीज दे दी है, ठीक है ना। और इसलिए मैं चैट जीपीटी से मायूस होकर ना फिर मैं उधर जाता हूँ क्लाउड के ऊपर, ठीक है ना। अब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं सेम प्रॉम्प्ट जो है ना क्लाउड को देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास क्लाउड है, पाइथन फाइल टू जनरेट ऑल द नेसेसरी टास्क, ठीक है ना। अब मैंने वही प्रॉम्प्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, सेम प्रॉम्प्ट मैंने क्लाउड को दिया है। क्लाउड पहले क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है। अब जो बात थी ना ऑटोनोमस की कि भाई ऑटोनोमस बॉडी है, तो अब क्लाउड को हमने 1 मिनट थिंकिंग करने देंगे। हम इसका जरा वेट कर रहे हैं क्लाउड का ना, ये जरा देख ले। अच्छा, अब जो पहले बात थी ना कि ऑटोनोमस बॉडी की, तो अब उसने किया, आपको चैट जीपीटी ने आपको जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया। उसने किया बेसिकली आपको उसको जो मिले ना उसने उठा के आपको दे दिया। और चैट जीपीटी बहुत ही कम थिंकिंग करता है, ठीक है ना, ये थिंकिंग मॉडल है ही नहीं बल्कि ना। उसने क्या किया, फौरन उसको जो मिला उसको पकड़ा दिया। उसको मैंने कहा था भाई मुझे ना पाइथन की फाइल चाहिए, उसने पाइथन की फाइल नहीं दी मुझे, उसने मुझे सारा ये दे दिया। और ये तो इसको मैं बार बार कहूँगा ना, और फिर मैं कहता हूँ आई वांट पाइथन कोड टू जनरेट ऑल दीज चार्ट्स। उसने मुझे बता दिया भाई ये चार्ट जनरेट कर दो। भाई मैंने तुझे कहा मुझे कोड दे जिससे मैं कर लो, मैं से कहता हूँ पाइथन कोड, अब ये दे देगा शायद। वो कह रहा है यस बट नॉट इन अ सिंगल चैट जीपीटी रिस्पांस। वो कह रहा है दिस पाइथन कोड कैन बी ऑफ 2000 to 3000 लाइंस। वो कह रहा है भाई इतना मैं दे ही नहीं सकता, भाई मुझे 3000 लाइंस का चाहिए ही नहीं, मुझे बस एक सिंपल एनालिसिस करना है और ये मुझे चैट जीपीटी नहीं दे रहा। अब इससे क्या मिला आपको, अब वो दे रहा है मुझे, ये देखो ये भी मुझे देगा मुझे।
हालांकि मैंने इसको भी बड़ा गंदा प्रॉम्प्ट दिया है। कोई भी प्रॉम्प्ट परफेक्ट नहीं होता, वो मजीद उसके अंदर रिफाइंड हो सकता है। बस परफेक्ट प्रॉम्प्ट वो प्रॉम्प्ट होता है जिसे जो आपको आंसर आपकी मर्जी का जो आपको अपनी मर्जी का आंसर दे रहा है, बस ठीक है, उसके ऊपर रुक जाओ। अब ये बेसिकली चैट जीपीटी किस काम के लिए है? चैट जीपीटी आपके पास नॉर्मल सजेशंस के लिए है। चैट जीपीटी आपके पास फॉर एग्जांपल इसने मुझे एक बड़ा अच्छा बना के दे दिया कि भाई ये चार्ट्स मुझे चाहिए, ठीक है ना, ये एनालिसिस बड़ा अच्छा कर देगा, ठीक है ना। ये मुझे चार्ट्स नहीं देगा ना, मुझे चार्ट्स के कोड देगा या कोई तरीका देगा कि मैं जिस चार्ट्स ले लूँ, लेकिन ये मुझे एक चीज चाहिए। यानी आपने अगर अपनी थिंकिंग करनी है, अगर आपने किसी प्रॉब्लम के ऊपर आपने जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए चैट जीपीटी इज द बेस्ट टूल, ठीक है ना। चैट जीपीटी से अच्छा टूल है ही कोई नहीं। तो आपके पास आपने कोई प्रॉब्लम बनानी है, आपने इसके ऊपर बताना है भाई मुझे इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाए ना, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपके पास चैट जीपीटी इज द बेस्ट टूल, ठीक है ना। अब आपके पास आते हैं क्लॉड। क्लॉड ने मुझे दे दिया, इसने मुझे पूछा ही नहीं, हालांकि मैंने इसको सेम प्रॉम्प्ट दिया है, सेम प्रॉम्प्ट है, क्लॉड ने दे दिया, चैट जीपीटी ने नहीं दिया। तो चैट जीपीटी बस तंग करता है। चैट जीपीटी का बेसिक काम ही यही है कि वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देगा, वो बता देगा ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट, मैंने सेम प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया क्लॉड को, क्लॉड ने कि पहले सोचता रहा, उसने काफी टाइम लगाया। आई बिल्ड दिस एज अ कंप्यूटेशनल स्क्रिप्ट सिंस इन्वेंटरी एजिंग एंड डेड स्टॉक एनालिसिस आर सेंट्रल टू व्हाट यू आर आफ्टर एंड मैं इसने कुछ डिटेल्स दी, मैंने डेटा इसको पेस्ट करने मुताबिक। तो लेट मी राइट द फुल स्क्रिप्ट। पहले इसने फुल स्क्रिप्ट लिखी है, runs cleanly, let me visualize a few charts to make sure they are actually। उसने पहले टेस्ट भी किया उसको, ठीक है ना। ऑल चार्ट्स रेंडर क्लीनली, उसने पहले देखे भाई जो मैंने स्क्रिप्ट जनरेट किया, उन्होंने बैकग्राउंड में देखा वो स्क्रिप्ट सही है, फिर उसको टेस्ट किया। इसके अंदर आपके पास जो चैट जीपीटी और जो क्लॉड है, क्लॉड आपके पास इस काम के लिए बहुत अच्छा है। क्लॉड किस काम अच्छा है? जब अपने थोक के हिसाब से काम करवाना है, आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट जिसने बताई थी भाई, नाम मुझे भूल गया किसने गई थी अभी, लेकिन जिसने भी ये नहीं गई थी, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्लॉड बड़ी अच्छी वेबसाइट आपको बना के दे सकता है, और फ्री में भी, यानी फ्री मॉडल यूज करो। मैं अभी कोई पेड मॉडल यूज नहीं कर, ठीक है। उसने एक पाइथन फाइल भी दे दी, मैं इस पाइथन फाइल को कर लूंगा डाउनलोड, डाउनलोड करने के बाद मैं इसको रन करूंगा, वो मुझे सारे चार्ट्स दे देगा, ठीक है। अब ये चार्ट्स कैसे देगा? ये जिसको पाइथन आती है उसको पता होगा कि भाई आप एक एक्सेल फाइल दे दो, यहाँ पे देखो और आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ से थोड़े से कमेंट्स डाले हुए, कमेंट्स डालने के बाद उसने ये लिखी है फाइल, ये आपको नजर आ रहा होगा सैंपल फाइल। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी एक्सेल फाइल का, मैंने सिर्फ ये लाइन चेंज करनी है, मैंने इसमें सिर्फ जो मेरी फाइल का पाथ है ना, मैंने उस फाइल का नाम डाल देना है, जो मेरी फाइल का नाम है ना वो मैंने नाम डाल देना है, और ये मुझे सारे चार्ट्स मुझे ना जनरेट करके देगा। तो इस काम के लिए बहुत अच्छा है। अब और क्या है, ये एक सिंपल सा एनालिसिस है। हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कोई अच्छा है ना कॉम्प्लेक्स टास्क भी इसके अंदर परफॉर्म है। ये तो सिंपल है, एक्सेल फाइल मुझे सामने पड़ी नजर आ गई तो मैंने निकाल ली, उसने कर लिया। अब पैटर्न्स, पैटर्न्स क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट पे जीने के अंदर ना काफी सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है ना। अब पैटर्न्स आप कैसे करोगे? जीरो शॉट, ठीक है, जीरो शॉट या जीरो शॉट में क्या होता है कि आप जिस तरह हमने जो भी काम किया ना, ये जीरो शॉट काम था, ठीक है ना। इसमें हमने उसको कोई एग्जांपल दी कि भाई कैसा कोड जनरेट करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम किसी काम के अंदर उसको एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि भाई मुझे आउटपुट जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर चाहिए, तो हम उसको थोड़ी सी एग्जांपल दे सकते हैं। फ्यू शॉट में हम 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल, 4 एग्जांपल। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हियर आर 2 सैंपल ट्वीट्स, राइट वन मोर लाइक देम, यानी मैंने 2 इस तरह की चीजें पहले बना ली है, मुझे इसी तरह की एक और चीज चाहिए, तो आप वो एग्जांपल नीचे पेस्ट कर देते हो। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं? शॉर्ट, यानी फिर जीरो शॉट या फ्यू शॉट। चेन ऑफ थॉट, चेन ऑफ थॉट के नाम से होता है, ये सारे सिर्फ नाम है, नाम से फेमिलियराइज कराना है, ये हम अगली क्लासेस के अंदर हम देख लेंगे, इनके अंदर एग्जांपल्स इनकी अच्छी वाली कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स इनकी डिस्कस कर लेंगे। चेन ऑफ थॉट, आस्क द एआई टू रीजन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, एआई को कहते हो कि आप जो खुद से जरा सोचो, जो उसके ऑटोनमस जो थिंकिंग है उसका फायदा ज्यादा से उठाते हो, उसको स्टेप्स आप डिफाइन करते हो कि भाई तुमने इस तरह सोचना है। आप एआई को बताते हो कि तुमने इस तरह से सोचना है और इस तरह से, इसको कहते हैं चेन ऑफ थॉट। सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप शोइंग योर वर्क, ठीक है। अब जिस तरह चेन ऑफ थॉट बेसिकली किया गया है,
जिस तरह ये भी क्लाउड ने मुझे दिया नहीं रिस्पॉन्स, ये सारा उसने चेन ऑफ थॉट अपना खुद ही दे दिया, हालांकि मैंने उसको चेन ऑफ थॉट का नहीं कहा था, लेकिन उसने मुझे खुद ही सारा चेन ऑफ थॉट दे दिया एक, फिर उसने अगली चेन दिएगा भाई मैंने कर दिया और मैं इसको रन कर रहा हूँ, फिर एंड पे उसने कहा भाई सारे ठीक हो रहे हैं, टेस्टेड ये भी बताया, उसने अपना सारा चेन ऑफ थॉट ऑटोमेटिकली शो कर दिया है, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होता है, हर मॉडल नहीं शो करता, जिस तरह चैट जीपीटी ने बिल्कुल कुछ नहीं शो किया, तो मैं चैट जीपीटी को ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ जिससे मैं उसको चेन ऑफ थॉट अंडरस्टैंड कर लूँ। फिर अगर मैं चैट जीपीटी का चेन ऑफ थॉट अंडरस्टैंड कर लिया, यानी उसको सोचने का तरीका अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर उससे अपनी मर्जी का काम भी करवा सकता हूँ, ठीक है। फिर रोल प्रॉम्प्टिंग, ये मैंने पहले बता दी, जिस हमने रोल देते हैं, एक्ट एज अ सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर रिव्यूइंग माय डिजाइन, तो इस किस्म की भी। देन आपके पास प्रॉम्प्ट के पैटर्न्स में आते हैं आइटरेटिव रिफाइनमेंट। आइटरेटिव रिफाइनमेंट क्या होती है कि आप एक दफा उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने उसको चैट जीपीटी को कह दिया भाई मैंने उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, अभी मेरा प्रॉम्प्ट जो था ना ये भी बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं था, मैं इसको मजीद रिफाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और चैट जीपीटी काम बहुत हेल्पफुल है, वो है प्रॉम्प्ट रिफाइनमेंट में। आई वांट, मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने पहले ही वो आइटरेटिव समझा देता हूँ, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, ये था मेरा प्रॉम्प्ट, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट मैंने उसको दे दिया, उसने मुझे मेरी मर्जी की आउटपुट नहीं दी, ठीक है ना। मैंने उसको हालांकि बताया था कि भाई पाइथन फाइल चाहिए, उसने नहीं दी। फिर मैंने उसको दोबारा आइटरेट में, यानी अगले प्रॉम्प्ट के अंदर उसको कहा कि इसको इस तरह से इंप्रूव करो, इसको कहते हैं आइटरेटिव, यानी बार बारी इसको बताना। अब मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी एक काम के लिए बहुत अच्छा हुआ है, प्रॉम्प्ट रिफाइनमेंट, ठीक है ना। जब मैंने लिखे, मैंने मेरी जल्दी में प्रॉम्प्ट लिखा और कोई टास्क में भी सोच रहा था साथ साथ क्या ये टास्क है, तो अब मैं इसको कहता हूँ नाउ आई वांट यू टू रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट, रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट, मेक इट क्लियर, इस तरह लिख लेते हैं, टू मेक इट मोर क्लियर so that I can give it to my AI model to generate my Python file, ठीक है ना। add your generated output and structure in it, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया इसको, here is my prompt, मैंने कोटेशन मार्क्स पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली मैंने उसको कहा कि भाई इस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करो, और तुमने अपनी ये थिंकिंग की है ना, ये ऊपर वाले चार्ट्स जनरेट किए हैं जो मुझे दिए तुमने, ये भी अपनी थिंकिंग ना बीच में, जो अपना स्ट्रक्चर है ना बीच में डाल दो। अब देखना चैट जीपीटी कितना अच्छा प्रॉम्प्ट देगा, ये उसने मुझे कितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे दिया। अब उसने जो, मैंने जो रोल असाइनमेंट की थी और जो उसने रोल असाइनमेंट किया है, उसमें क्या फर्क है भाई, यू आर अ सीनियर इन्वेंटरी मैनेजमेंट एनालिस्ट, सप्लाई चेन डेटा साइंटिस्ट एंड पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, यानी जो उसने रोल असाइनमेंट किया ना वो मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छी है। तो मैंने जब अपना दिमाग लगा के इतना मैंने सोचा ना, मैं क्या करूंगा आइंदा, मैंने जब अपना कोई काम करवाना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर तो मुझे पता है ही नहीं, तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉम्प्ट लिखूंगा अपनी तरफ से, जितना मैं लिख सकता हूँ ना उस अंदर। मेरे पास 1 सेकंड है, बस 1 मिनट ही है बस प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, मैं 1 मिनट में जितना लिख सकता हूँ ना उतना प्रॉम्प्ट लिख दूंगा। चैट जीपीटी को कहूंगा मेरा प्रॉम्प्ट रिफाइन करे, फिर वो रिफाइंड प्रॉम्प्ट क्या करूंगा, मैं दूंगा क्लाउड को। यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट ही सारा कॉपी कर लिया, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दे दिया उसने मुझे, इतना बड़ा तो मैं लिख नहीं सकता था, उसने हर चीज लिख दी है, ठीक है। अब सेम प्रॉम्प्ट ना मैं क्लाउड को देता हूँ, मैं नई चैट के अंदर देता हूँ, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया अपना सारा प्रॉम्प्ट, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट। अब ये वो कर रहा है अपना काम, ये जब रिस्पॉन्स देता है ना, फिर मैं इसको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, तो बाकी पैटर्न है। आउटपुट फॉर्मेटिंग मैंने बता दिया कि इस तरह आप आउटपुट को फॉर्मेट करते हो और बताते हैं कि भाई मुझे इस तरह की आउटपुट चाहिए, भाई आंसर इन 3 कॉलम टेबल अंडर 100 वर्ड्स, एक एक चीज डिफाइन करो तो मुझे इस तरह का आंसर चाहिए। अब ये इस तरह आपको देखने से सिर्फ समझ नहीं आएगी, जब हम करेंगे ना बाद में,
एग्जाम्पल्स इसकी अगले सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ये मैं शेयर भी कर दूंगा, और मुझे उम्मीद है भाई थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह शायद बना रहे होगे, तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा, इनको ज़रा एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि अगले सेशंस के अंदर ना मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ रेफरेंस करूंगा कि हमने पहले कहीं देखा था। तो अब जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये ज़्यादा काम आ रहा है, आज हम प्रैक्टिकल बहुत थोड़ा कर रहे हैं। तो ख़त्म होगी स्लाइड्स। अब बेसिकली हमने आज कवर क्या किया, हमने देखा एआई है क्या चीज़, एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने समझ ली एआई की, नेस्टेड एआई टाइप्स हमने समझ ली, बेसिक एल्गोरिथम समझ लिए कि भाई मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स में क्या आता है, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं। देन एलएलएम्स क्या होते हैं, मल्टी मॉडल क्या होता है, यानी आज चैट जीपीटी आपको, अगर पहले कहते थे ना चैट जीपीटी क्या है, आप कहते थे एआई है, आज आप क्या कहोगे, चैट जीपीटी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, आप कहोगे चैट जीपीटी एक मल्टी मॉडल है जो हर तरह का टेक्स्ट डील कर सकता है, और ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बना है, ठीक है ना। ये आप एक टेक्निकल डिटेल आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। फिर आपके पास आपके ट्रेनिंग वर्सेस इन्फ्रेंस, ये आपने डिस्कस कर लिया। प्रॉम्प्ट का आपने समझ लिया, प्रॉम्प्ट की एनाटॉमी क्या है, ठीक है, प्रॉम्प्ट की एनाटॉमी क्या है, प्रॉम्प्ट के पैटर्न्स क्या है, ठीक है ना। आपने डिफरेंट पैटर्न्स, ये भी बहुत थोड़े से पैटर्न्स मैंने आपको दिखाए हैं, मेरे पास कोई 19-20 पैटर्न्स पड़े हैं अभी लिखे हुए ना, तो वो आपको अगली क्लास में हम देखेंगे, उनका प्रैक्टिकल करेंगे ना, अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वो देंगे। किसी ने हैंड रेज किया? यस हसन। सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि यहाँ पर मोस्टली जो है ना वो मैकेट्रॉनिक्स और डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। सो सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमने एआई को कितना डीप हमने समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तक रहना है या हमने यहीं तक ही रहना है, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि आपने मशीन लर्निंग समझनी है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझे कितनी समझनी है? मैं बता रहा हूँ, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। और ये जो हमने ये कोर्स जो डिज़ाइन किया, जो आपकी जो 4 वर्कशॉप्स हैं, ये बेसिकली इंजीनियर्स के लिए ही है, ठीक है ना। तो आपने कितना समझना है इसको, आपने इतना समझना जितना आपका डेली काम हो रहा है। आपका डेली काम कहाँ का हो रहा है, अभी जो मैंने आपको डाटा एनालिसिस, आपको जो एक पाइथन फाइल अभी ये जनरेट भी हो रही है, नई वाली फाइल, तो जो आपको फाइल जनरेट की ना, ये इन्वेंट्री की डाटा की है, और ये मैकेनिकल इंजीनियर ने ही एनालाइज करनी है इसको, ठीक है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियर ने ही देखना है कि मैंने अपना फर्ज करो डेली वर्क के अंदर कहाँ यूज कर सकता हूँ। एफिशिएंट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है ना, एक तो ये चीज आपने यूज कर ली, ठीक है। एफिशिएंट प्रॉम्प्टिंग के बाद फिर आपके पास डिफरेंट मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस आती हैं। आपके पास जितने एफवाईपी सिस्टम चल रहे हैं आपके जो सीनियर्स फाइनल ईयर में है, तो मेरे ख्याल में हर के अंदर किसी न किसी हद तक ये लग ही रहा है, यानी ना मशीन लर्निंग लग रही है, इसके अंदर डीप लर्निंग लग रही है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, हाँ, तो आपको जितनी आपका डाटा एनालिसिस आपने जा करना है, आप बस जितना इन्वेंट्री का डाटा आपके पास अवेलेबल है, आपके पास मशीन फेलियर, अब मेरा अपना एफवाईपी पता क्या है, मेरा अपना एफवाईपी है भाई, हमने जब मशीन लर्निंग जो आपकी जो डाटा फेल होता है ना, मटेरियल फेल होता है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है ना, आपका जब मटेरियल आप फैक्ट्री के अंदर आप किसी डील कर रहे हो ना किसी मटेरियल से, आपको पता है वो मटेरियल फेल हो सकता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो उसका डाटा सारा गैदर करना है, जो जो सी प्रॉपर्टीज है उनकी ना, मटेरियल की जो फेल होती है ना, वो सारा डाटा करना है। वो डाटा सारा मैंने मैटलैब को दे दिया उसके ऊपर सिमुलेशन रन करने के लिए। सिमुलेशन की हुई डाटा हमारे पास इनपुट आ गई, ठीक है ना, यानी प्रोसेस्ड डाटा मेरे पास एक इनपुट आ गई। अब मेरा एफवाईपी पता क्या है, मैंने एफवाईपी में करना है उस वाला डाटा है ना, उसके ऊपर मैंने एआई मॉडल्स ट्रेन करने हैं। वो मॉडल ट्रेन करके मुझे पास फ्यूचर में उसका मॉडल आ जाएगा ट्रेन हुआ हुआ। अब मैं क्या करूंगा, मैंने उस मॉडल के थ्रू एनालाइज करूंगा कि जो मेरा जो फैक्ट्री के अंदर मटेरियल है ना, वो कब फेल हो सकता है, वो किस तरह की कंडीशंस के अंदर फेल हो सकता है, और ये मैं करूंगा, ये सारा काम एआई कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा जो मैकेनिकल में एफवाईपी है ना, वो सारा एआई के ऊपर है बेसिकली, जो एआई के मॉडल्स ट्रेन करने हैं। तो किसी और ने भी हैंड रेज किया? नहीं सर, मैंने ही हैंड रेज किया। यानी आपका मतलब ये है कि जो भी फेलियर होगा उसको एआई जो है प्रिडिक्ट करेगा? सिर्फ फेलियर नहीं,
मैं बताता हूँ, जब आप मशीन लर्निंग के अंदर जा रहे हो ना, तो आप ज्यादातर प्रिडिक्शन से डील कर रहे हो। जब आप जनरेटिंग के अंदर जा रहे हो तो आप ज्यादा जनरेशन के अंदर डील कर रहे हो। बेसिकली आपका ज्यादा कम प्रिडिक्शन सही है। अब वो प्रिडिक्शन सिर्फ फेलियर की नहीं हो सकती, वो प्रिडिक्शन बहुत सारी और चीजों की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी इन्वेंट्री का बताया आपको। इन्वेंट्री का होता है जहाँ आपका सामान पड़ा हो। अब इन्वेंट्री के अंदर भी हम डील कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट उठा लो। अगर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जाते हो ना, आपने उस प्रोजेक्ट जो एनालिसिस बिल्ड करना है, तो वो अपना सारा एआई के थ्रू करवा सकते हो, ठीक है ना। अब आपने डिफरेंट चीजें आपने सीखनी है। एक आपने मशीन लर्निंग सीखनी है जो आपको प्रिडिक्शन के अंदर हेल्प करे, जो आपको डेटा को एनालाइज करने के अंदर हेल्प करे। यानी डेटा किसी भी किस्म का हो सकता है, फैक्ट्री की आउटपुट हो सकती है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपका काम क्या होता है कि आपने मशीन को एफिशिएंटली रन करना है ताकि आपके जो फैक्ट्री की आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो आपने जो मशीन की एफिशिएंसी को आप एआई के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितनी ज्यादा एफिशिएंसी अभी दे रही है और कितनी एफिशिएंसी फ्यूचर में देगी। तो ये सारा काम जो है ना, ये आप एआई के थ्रू कर सकते हो। और आजकल तो बहुत ज्यादा नहीं इसकी डिमांड है आपकी जो ऑटोमेशन है ना। अब एआई ऑटोमेशन और चीज है, ठीक है ना। एक चीज ये मैं क्लियर कर दूं, जब आप एआई ऑटोमेशन की बात करते हो ना, तो आप छोटी मोटी ऑटोमेशन जो आपके जो कंप्यूटर के अंदर अपने लिए, फॉर एग्जांपल कोई एजेंट बना लो, जो इस किस्म की चीजें आ जाती हैं, तो वो एआई ऑटोमेशन और चीज है, वो बहुत ही सिंपल चीज है और वो इंजीनियरिंग के अंदर नहीं है। आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर आपको क्या फायदा देगी, एक आपकी मशीन लर्निंग के अंदर जितने ये मॉडल्स जो डिस्कस किए हुए हैं, जो एक सेकेंड, जो ये एल्गोरिथम्स जितने मैंने ये आपको बताए हैं, तो ये एल्गोरिथम्स आपको काफी फायदा देंगे। फिर इसके बाद आपके पास डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स आपको काफी ज्यादा फायदा देंगे। आपके पास जितने, ना सिर्फ आपकी डिग्री के अंदर, आपकी डिग्री के बाद भी। फिर एक चीज जो निगलेक्ट की जाती है वो आपके पास है इफेक्टिव यूज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिस तरह चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी। ये 3 मॉडल्स हैं जिनको हम इस तरह भी देखेंगे। तो बेसिकली अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, अब इस तरह ना मैं बताता हूँ। उसने ना मुझे जिप फाइल दी थी, उसने मुझे 2-3 फाइल्स दी थी। मैं ना स्क्रीन पे पूरी शेयर करता हूँ। मैंने पहले एक विंडो शेयर की हुई है। ओके, एंटायर स्क्रीन पे मैंने अब शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही है? वॉलपेपर मेरा No, sir. नहीं आ रही? मैं एक सेकंड करता हूँ। मुझे क्लाउड है ना, वो काफी ज्यादा फाइल्स दे दी हैं असल में। मैं देखूं पहले इसने सही भी दिए कि नहीं। ओके, इसने तो मुझे बहुत अच्छी चीज दे दी है। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, अब हो रही होगी। अब आपको एंटायर स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरे वॉलपेपर नजर आ रहा है? जी। हाँ, अब मैं बताता हूँ। अब ये मैंने फाइल निकाली है, उसने मुझे ना जिप फाइल दे दी थी। मैं यहाँ से दिखाता भी हूँ आपको। ये यहाँ पे है। ये क्लाउड ने ना, मैंने उसको इतना खतरनाक से इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दे दिया, चैट जीपीटी से लिखवा। अब मैं बताता हूँ। अब वो प्रॉम्प्ट मैंने एज इट इज इधर पेस्ट कर दिया। इसने मुझे ना इतनी सारी फाइल्स दे दी हैं और जिप फाइल में दे दी हैं, ठीक है ना। अब वो जिप फाइल डाउनलोड करके ना यहाँ एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ये उसने ना, अच्छा, उसने मुझे एक सैंपल डेटा भी दे दिया मेरे ख्याल में। उसने मुझे एक सैंपल डेटा भी दे दिया है। ये डेटा मेरा नहीं है, ये उसने मुझे क्लाउड ने दे दी सैंपल डेटा टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको मजे की चीज। ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई है, ठीक है। अब ये सारी फाइल्स जो है ना मुझे क्लाउड ने दी है, ठीक है ना। अब उसने किया एनालिसिस, चार्ट्स, कॉन्फिग, मेन, रीडमी, टेबल्स, यूटिल्स, इतनी सारी फाइल्स उसने मुझे जनरेट करके दे दी है भाई। और उसने मुझे सारे चार्ट्स भी दिए हैं। ओह वाह, रिपोर्ट भी उसने क्या है भाई, रिपोर्ट अगर डालनी है तो यहाँ पे देख लो। इतना बड़ा प्रॉम्प्ट, यानी मैंने उसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है ना। ये प्रॉम्प्ट था जो मैंने चैट जीपीटी को दिया है। ये मैंने आपके सामने लिखा प्रॉम्प्ट, इतना सा प्रॉम्प्ट था कि भाई यहाँ से मेरा प्रॉम्प्ट शुरू हो रहा था ना।
You are expert in inventory management and data analysis. I have this data, this. ये मैंने डाटा का सिर्फ हेडर पेस्ट किया था मैंने इसका ना सिर्फ डाटा का, और मैंने उसको कहा था भाई आई वांट अ पाइथन फाइल, और मैंने उसको चैट जीपीटी को कहा था प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव कर दो। अब चैट जीपीटी ने उस प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव कर दिया। अब इतना बड़ा प्रॉम्प्ट उसने मुझे लिख के दिया, मैंने एज इट इज उसको क्लाउड को दे दिया। क्लाउड ने जनाब इतना जबरदस्त सा मुझे ये चीज बना के दे दी है। इसके अंदर क्या है, पूरा एनालिसिस है। एनालिसिस के अंदर यानी ना अगर मैं इस पाइथन फाइल को रन करूंगा ये एनालिसिस जनरेट करेगी, ठीक है। उसने ज्यादा मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया इसको, यानी ना यानी ये वाली फाइल सिर्फ एनालिसिस करेगी, फिर ये वाली फाइल जो है वो उस एनालिसिस के ऊपर चार्ट्स जनरेट करेगी। ये उसके कॉन्फ़िगर करने के लिए यानी दोनों को जोड़ने के लिए मेन फाइल में दोनों फाइल्स आ रही होंगी। मुझे पाइथन आती है इसलिए मैं जरा ना मुझे पता है किस तरह, और ये टेबल्स भी इस तरह जनरेट करेगी। अब मैं आउटपुट वाले फोल्डर में ही जाऊंगा, ठीक है ना। अब मेरी आउटपुट दो तरह की दे रहा हूँ मुझे, फिगर्स, चार्ट्स। ये देखो, ये देखो, ये चार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चार्ट्स दिए उसने मुझे। 17 चार्ट्स एंड टेबल्स मुझे कितने दे रहे हैं, 1 2 10 टेबल्स दिए उसने मुझे। और ये टेबल्स क्या है, टेबल्स उसका डिफरेंट एनालिसिस उसको डिस्कस कर रहे हैं, नहीं जो डाटा है। अब ये मेरे अपने डाटा के ऊपर नहीं है, उसने मैंने उसको चूंकि डाटा नहीं दिया था ना, तो उसने मुझे एक सैंपल डाटा भी दे दिया कि भाई ये सैंपल डाटा के ऊपर है। मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने अपनी एक्सेल फाइल जो है ना वो इस फोल्डर के अंदर कॉपी करनी है और उसका नाम जो है ना वो इन्वेंटरी रख देना है, और ये फिर इसको दोबारा रन कर देना फाइल को, मेन फाइल को। ये मेन फाइल है ना, ये पाइथन की मेन फाइल होती है, इसको रन कर देना। ये मुझे सारा दोबारा आके कहते हैं मेरे डाटा के मुताबिक दे देगी। अब ये सैंपल डाटा क्लाउड ने खुद ही जनरेट किया है। अब ये मुझे बताओ इंप्रेस हुए इससे कि नहीं? है इतना काम कभी करवाया क्लाउड से आज से पहले एक प्रॉम्प्ट में? एक प्रॉम्प्ट में नहीं, लेकिन करवाया हुआ है। वो एक प्रॉम्प्ट में नहीं ना करवाया, मैं एक प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ, और ये मैंने एक सैंपल बस काम करवाया, यानी मैं इससे ज्यादा ये नहीं ना, मजीद इसको यानी देखा जा सकता है उस प्रॉम्प्ट को, लेकिन इतना काम तो करवाया होगा, लेकिन एक प्रॉम्प्ट में नहीं करवाया होगा। मैं ये कह रहा हूँ एक प्रॉम्प्ट में इतना करवा लिया। अब इससे क्या होगा, मैंने अगला प्रॉम्प्ट अभी उसकी नहीं सेशन खत्म नहीं हुआ, मैंने उससे 2 दफा फाइल जनरेट करवा ली है 2 चैट्स के अंदर, और अभी भी इसका सेशन खत्म नहीं हुआ, और मैं इससे मेरे ख्याल में 3 से 4 दफा करवा सकता हूँ अभी भी। तो बेसिकली ये है कि सेशन इसका थोड़ा होता है, लेकिन अगर आप एफिशिएंटली यूज करो ना, एक प्रॉम्प्ट में आप इतना काम करवा सकते हो इसके साथ, लेकिन आपको प्रॉम्प्ट मजीद इसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन अभी मैंने प्रॉम्प्ट की मजीद इतनी अच्छी कोई यानी बताई नहीं, मजीद अच्छे वाले पैटर्न्स के अंदर भी है, तो वो मेरे ख्याल में एंड हो गया, तो हम बस Q&A कर लेते हैं एक छोटा सा। नहीं कोई सवाल किसी का समझ नहीं आई? यस सर लाइक अब हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब इंजीनियरिंग के अंदर जो एआई है उसका एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी लाजमी होंगे। तो उनको हम जो एक तो डिसएडवांटेजेस है उनको हम एडवांटेजेस में चेंज नहीं कर सकते, लाइक उनको कौन सा यूजफुल अगर बनाए तो। नहीं, कौन सा डिसएडवांटेज आपके दिमाग में आ रहा है? लाइक चलो आप बाई चांस अगर आप उसको प्रॉम्प्ट आप गलत दे दो और आपका वो काम आपका गलत होता है, और अब जो एआई है उस चीज़ को अगर डिटेक्ट ना भी कर सके, लाइक आपने एआई से ही बनवाया और उस चीज़ को एनालाइज ना कर सके जो आप चाह रहे हो कि आप वो लो, तो वो इस चीज़ को फिर आप लाइक कैसे कर सकते हो? मेरे ख्याल में अगर प्रॉम्प्ट ने उसको गलत दिया तो आप उसको अगला प्रॉम्प्ट सही दे दो, वो कहेगा वापस रिवर्स भी कर देता काम आपका। तो आप एआई भी आप एज एन गार्ड रेल भी आप इसको एआई को यूज कर सकते हो, यानी आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया ना तो आप को भी खुद चेक करो, यानी खाली मेरे प्रॉम्प्ट के ऊपर रिलाई ना, खुद से थिंकिंग करो। यही तो थिंकिंग और ऑटोनोमस की मैंने बात सारी की थी कि भाई जो चैट जीपीटी है वो आपको फौरन रिस्पॉन्स दे रहा है, क्लाउड आपका सोच के दे
रिस्पॉन्स खुद थिंकिंग कर रहा है उसके ऊपर, और वो फिर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आपकी जो, अगर आपने प्रॉम्प्ट में कुछ लिखा ना गलत, जो ऐसी नहीं हो सकती थी, तो काफी हद तक यानी क्लॉड भी आपका डिटेक्ट कर सकता है उसके अंदर कि ये इससे नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो कर सकता है। बाकी और किसी का कोई सवाल? कोई बंदा को वैसे को बात कहना चाहे, कोई क्या सीखा आज कोई? सर मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ जी। सर हमारे पास जो चैट जीपीटी है और हमारे पास जेमिनाई है, क्लॉड है, सर इनके अपने ही एक एबिलिटीज हैं, जैसे कि चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल देता है, क्लॉड जैसे है हम गेम्स और वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और जेमिनाई जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के हो, थर्मोडायनेमिक्स के हो या फिजिक्स के हो। सर इन हाँ। तीनों में से जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है जिसको हम जिस पर हम इजीली जो है ग्रिप जो है वो टाइट कर सकते हैं? मैंने खुद ही, आपने अभी बताया कि हर मॉडल का डिफरेंट काम है, तो हर काम के लिए अलग मॉडल होता है ना। ये मैंने यस भी सर। बताई है बात। जी जी बिल्कुल। तो हर काम के लिए डिफरेंट मॉडल होता है। अगर आपने कह लो कि थोक के हिसाब से काम करवाना, तो फिर तो क्लाउड की तरफ आप जाओगे, यानी आपने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर काम करवाना है और एक प्रॉडक्ट के अंदर ज्यादा काम करवाना है, तो आप क्लाउड की तरफ जाओगे। ठीक है ना। अभी मेजर जो उसने अभी दिया ना पाइथन की फाइल, जो उसने पिछली फाइल दी थी, मैं पिछली फाइल खोलूं, ये जो उसने पिछली फाइल दी थी ना, ये कितनी लाइंस की है? ये उसने 522 लाइंस लिखी हैं। और ये जो नई जो फाइल्स उसने जनरेट की, इसमें इससे ज्यादा लाइंस हैं। तो इतनी ज्यादा लाइंस एक एक प्रॉम्प्ट में जनरेट आपका चैट जीपीटी तो कर ही नहीं रहा। वो कह रहा है मैंने नहीं करनी, वो कह रहा है ये तकरीबन 250 से, ये तकरीबन 2500 से 3000 के कहते हैं आपकी लाइंस बनेगी। तो वो कह रहा है मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये 3000 लाइंस भी मैंने इससे जनरेट करवाई हुई हैं क्लाउड से ना, 3-3000 लाइंस तो क्लाउड कर देता आपको। तो बाकी अगर आपने थिंकिंग करनी है वो तो आपकी हो जाती है। और बाकी कोई और कोई सवाल किसी का? नहीं, फाइनल थॉट्स किसी ने कोई देनी हो? मैकेनिकल के अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में से हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल में से कौन है? मैकाट्रॉनिक्स से हूँ मैं। मैकेट्रॉनिक्स से आप हैं। चलो ठीक है फिर, मेरे ख्याल में अगर नहीं किसी का कोई सवाल, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। ओके, Okay, sir. चलो ठीक है, हाफिज, यू कैन लीव नाउ। Allah Hafiz.